एवरीवन, चलिए दोस्तों, हम थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के चैप्टर नंबर 2 पर, जिसमें कि हम सीख रहे थे हाउ टू एनालाइज द इनकम स्टेटमेंट। इनफैक्ट अभी हमने एनालिसिस शुरू नहीं करा है, हम तो ये समझ रहे थे कि आखिर इनकम स्टेटमेंट होता क्या है। दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट का मैंने आपको सबसे बेसिक फॉर्मेट बताया था। इस तरीके का होता है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, जिसमें कि यहाँ पर एक साइड पर लिखे जाते हैं सारे क्रेडिट एंट्रीज जो कि हमारी इनकम को रिफ्लेक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ लिखी जाती है सारी डेबिट एंट्रीज जो कि किसको रिफ्लेक्ट करती हैं, हमारे एक्सपेंसेस को रिफ्लेक्ट करती है। इज दैट क्लियर? और जब रेवेन्यू यानी कि इनकम ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, हमने देखा था कि आज की तारीख में वो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ना ऐसा टी शेप वाला नहीं रह गया, वो स्टेटमेंट शेप वाला रह गया। और स्टेटमेंट के शेप में जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेल्स। हमने एप्पल का भी एग्जाम्पल देखा था, उसमें सेल्स लिखा था, उसके बाद वहां पर क्या लिखा था पता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करने के बाद वहां पर आ गया था ग्रॉस मार्जिन या फिर ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से हमने माइनस कर दिए थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अभी आ गई थी ऑपरेटिंग इनकम, और ऑपरेटिंग इनकम में नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी कि अदर इनकम और ऐड कर दो, तो ये आ जाता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम पे कर देते हैं टैक्स, तो ये आ जाता है नेट इनकम। इज दैट क्लियर? ये हमने फॉर्मेट देखा था, ये देखिए दोस्तों, ये रहा फॉर्मेट, है ना। सेल्स माइनस सीओएस गिव्स यू ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस करते हैं तो आती है ऑपरेटिंग इनकम, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम और ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाती है टोटल इनकम बिफोर टैक्स, उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं और ये क्या आ जाती है, हमारी नेट इनकम। ठीक है दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट में हमने देखा था कि जो सबसे पहला आइटम है वो है सेल्स, और हम यही सीख रहे थे कि सेल्स किस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो हमने देखा कि 3 तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। कौन से 3 तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? सबसे पहला ये कि कस्टमर को जब हमने गुड्स दिया तभी उसने हमें कैश भी दे दिया, तो फिर बस कोई चक्कर ही नहीं, जिस वक्त गुड्स और कैश का आदान प्रदान हुआ उस वक्त हम सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन हाँ, आपने गुड्स दिए सितंबर में, पर उसका कहना है कि मैं तो पेमेंट कब करूंगा, नवंबर में। तो हमने कहा कोई बात नहीं, पर हमने गुड्स तो आपको हैंड ओवर कर दिए ना। गुड्स का कंट्रोल अगर हमने आपको हैंड ओवर कर दिया, मतलब हमारी तरफ से माल बिक चुका है, हम आपसे पैसा लेने के हकदार हैं। सारे रिस्क और बेनिफिट इस गुड के अब किसके हैं, आपके हैं। कल को अगर गुड्स के भाव बढ़ जाएंगे तो हम फोन करके नहीं बोलेंगे भाई साहब आप गुड्स ले गए थे, अभी तक पेमेंट तो नहीं करा ना आपने, तो एक काम करो अब जरा बढ़ा के ही करना पेमेंट। क्यों? क्योंकि तब से अभी तक भाव बढ़ गए नहीं, एक बार माल बिक गया मतलब भाव लॉक हो गया, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम गुड्स का कंट्रोल दूसरे को दे देते हैं तो सारे रिस्क, बेनिफिट्स, अगर भाव का बढ़ना घटना सब किसका हो जाता है, कस्टमर का। तो बस इस पॉइंट पर मान लिया जाता है कि माल बिक चुका है, राइट। हाँ दोस्तों, हमने एक और एंट्री देखी थी जिसमें ऐसा था कि अगर कैश आपको पहले मिल गया हो, है ना, लेकिन कस्टमर को गुड्स हमने कब दिए हो, बाद में। और ऐसा कब हो सकता है, एडवांस बुकिंग के केस में, प्री बुकिंग के केस में, या फिर इसका एक और एग्जांपल होता है फ्लाइट का टिकट। हमें मान लीजिए घूमने फिरने जाना नवंबर में, लेकिन हमने टिकट कब करवा ली, सितंबर में। तो अपन ने तो टिकट सितंबर में करवा ली, लेकिन एयरलाइंस कंपनी का सोचो, एयरलाइंस कंपनी को कस्टमर ने पेमेंट आज दे दिया है, लेकिन क्या एयरलाइंस कंपनी ने सर्विसेज दी है अभी कस्टमर को, नहीं। तो जब तक वो अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं करता है एयरलाइंस कंपनी, तब तक वो सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो जिस दिन फ्लाइट उड़ेगी ना उसी दिन सेल्स की एंट्री होगी। तब तक क्या होगा, तब तक ये जो $1000 है कस्टमर का एडवांस हमारे पास पड़ा रहेगा, है ना। और जिसकी अकाउंटिंग एंट्री पता है क्या होगी, उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द कैश, ठीक है, टू अनअर्न रेवेन्यू, है ना। और जिस दिन फ्लाइट उड़ जाएगी दोस्तों उस दिन एंट्री क्या हो जाएगी, अनअर्न रेवेन्यू टू सेल्स, यानी अनअर्न रेवेन्यू का अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली सेल्स की बुकिंग हो जाएगी, हमारे पास कैश आ चुका था पहले। दोस्तों, ये सारी चीजें हमने यहां पर देखी थी, है ना। अब हमने देखा था कि ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है इसकी 5 स्टेप प्रोसेस होती है, राइट। इसकी 5 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहला क्या होता है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कि आपका कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, आप क्या क्या काम उसके लिए करने वाले हो। कॉन्ट्रैक्ट तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हो सकता है बहुत सारी डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो, कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप ये काम भी करोगे, ये काम भी करोगे, ये काम भी करोगे, ये काम भी करोगे ना। वो सारे काम सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होने चाहिए, जिसका कस्टमर सेपरेटली बेनिफिट उठा सके। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टेप 1 कर दिए पर उसका कोई फायदा नहीं तब तक जब तक स्टेप 2 नहीं होती। अगर ऐसा है तो फिर वो दोनों सेपरेट नहीं है, वो दोनों हमारे लिए एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है।
तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसी होनी चाहिए, सेपरेट या फिर डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, राइट। और सेपरेट या फिर डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं, एक डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उसे कहते हैं जिसका कस्टमर बेनिफिट उठा सके ऑन इट्स ओन। इज दैट क्लियर? ओके। आपने क्या किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई कर ली। अब आप ये देखो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कितने प्राइस का है, कितने अमाउंट का है, 50 lakhs। अब आप उस 50 lakhs को अलोकेट करो, असाइन करो, यानी बांटो कि 50 lakhs में से पहली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए कितना, दूसरे के लिए कितना, तीसरे के लिए कितना, एंड सो ऑन, राइट। और बांटने के बाद जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते जाओ, वैसे वैसे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते चले जाओ। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, यहां पर हम बांटेंगे कैसे 50 lakhs को, हम इन पांचों में बांटेंगे कैसे? तो उसमें दो मेथड्स हमने देखी थी, एक थी इनपुट मेथड और दूसरी थी आउटपुट मेथड। और इनपुट मेथड का मतलब क्या होता है, हम ये मान लेंगे कि हमने जितनी हमें ओवरऑल कॉस्ट लगानी थी, जैसे 50 lakhs का हमें किसी के लिए हाउस का कंस्ट्रक्शन करना है, पर उसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या आने वाली थी, 40 lakhs। तो अगर हम 10 lakhs लगा चुके हैं तो हम ये मान लेंगे कि हमने 25% काम कंप्लीट कर दिया है। सो वी हैव डिस्चार्ज 25% ऑफ आवर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सो नाउ वी हैव राइट टू बुक रेवेन्यू इक्वल टू द 25%। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और चीज, ये जो सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अंडरलाइंस भी करवा रहा हूँ, है ना, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बहुत काम की चीज है। एक बार पहले मैं बता चुका था, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। सपोज कीजिए कि आपकी एग्जाम है अगस्त में, और मान लीजिए 20 अगस्त के दिन एग्जाम। तो 20 अगस्त का वो जो दिन है ना दोस्तों, उस दिन पांच पांच पेपर हो जाएंगे आपके पहले स्लॉट में। फिर आपको 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर से बचे हुए 5 पेपर्स और हो जाएंगे। यानी एक ही दिन में कितने सब्जेक्ट की एग्जाम देनी, 10, है ना, 10 सब्जेक्ट्स की एग्जाम देनी। क्या आप इन 10 सब्जेक्ट्स को 19 अगस्त के दिन रिवाइज कर पाओगे, 10 के 10 सब्जेक्ट? असंभव, लगभग असंभव, है ना। क्योंकि क्या होता है, सीएफई के एग्जाम में बारीक बारीक चीजें पूछते हैं, छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या पूरा पढ़कर जाना ही पड़ता है। तो यूजुअली जो समय लगता है वो 3 दिन लगते हैं रिवाइज करने में, यानी कि 17th 18th और 19th, ये 3 दिनों तक आपका रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, जिसमें मान लीजिए हमारे 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम रफली 3 सब्जेक्ट्स एक दिन कवर करेंगे, अनदर 3 सब्जेक्ट्स एक और दिन, अनदर 3 सब्जेक्ट्स एक और दिन। और 3 सब्जेक्ट्स अगर आप कवर कर रहे हो एक दिन में, तो एक दिन में नॉर्मली एक इंसान 12 आवर्स के आसपास पढ़ पाता है एट द मैक्स। तो 4 आवर्स में आपको कंप्लीट सब्जेक्ट रिवाइज करना है। और 4 आवर्स अपने आप में कोई बहुत सारा समय नहीं है, और शॉर्ट समय जिसके अंदर आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो आइडियली यू शुड बी एबल टू रिवाइज द सब्जेक्ट इन 3 days। चलो उसमें क्या दिक्कत है, 15 से कर देंगे शुरू रिवीजन। वो प्रॉब्लम क्या होगी, जितना जल्दी शुरू करोगे ना, तो 20 अगस्त के दिन प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या कि जो 6 दिन पहले रिवाइज करा है ना, वो इस दिन याद ही नहीं आएगा। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि बहुत जल्दी रिवीजन स्टार्ट कर दिया, नहीं तो जो पहले पहले रिवाइज करा हुआ एग्जाम में याद ही नहीं आएगा। ऐसा भी नहीं कर सकते कि बहुत लेट रिवीजन स्टार्ट करा, रिवीजन ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो एक आइडियल टाइम है वो ये है कि लास्ट के 3 days के अंदर आप रिवीजन करो। बट लास्ट के 3 days के अंदर रिवीजन करने में आप पूरे पूरे मॉड्यूल का एक एक वर्ड नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे आप एक एक वर्ड, इतना टाइम ही नहीं, और वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। तो जो जो चीजें मैं यहाँ पे अंडरलाइन करवा रहा हूँ ना, बस वही पढ़ने का वक्त आपको आखिरी के 3 days में मिलेगा, उससे ज्यादा पढ़ने का टाइम ही नहीं होगा। और जो मैं अंडरलाइन करवाता हूँ वो मैं ऐसा अंडरलाइन करवाता हूँ कि बस उतना पढ़ लिया ना तो आपको पूरा पैराग्राफ याद आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन इट इज हाईली प्रोबेबल दैट इट विल नॉट हैव टू रिवर्स इट। मतलब समझ में आ गया, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, जब हाई प्रोबेबिलिटी है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल आखिरी दिन किसी काम का नहीं है, वो सब याद आ गया कि हाँ प्रोबेबल होना चाहिए। दूसरा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड बाय ट्रांसफरिंग द कंट्रोल ऑफ द गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। इसके इंडिकेटर्स क्या क्या है, फिजिकल पोजीशन दे दिया, कस्टमर टेकिंग ऑन रिस्क एंड बेनिफिट्स, कस्टमर होल्डिंग द लीगल टाइटल, सेलर हैव अ राइट ऑफ पेमेंट, बस इतना सब। अब ये बाकी सारी चीजें हैं, ये सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आखिरी दिन। अब फर्म रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू व्हेन द, हम फर्म की बात कर रहे हैं और रेवेन्यू रिकॉग्निशन की ही बात हो रही है, तो अब ये आखिरी दिन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो दनादन अंडरलाइन टू अंडरलाइन चलना पड़ता है आखिरी दिन। इज दैट क्लियर? तो जो 3 days का रिवीजन है उसमें ये सारी अंडरलाइंस आपको बहुत काम में आएंगी। ठीक है,
तो जब जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना फॉर्मल भी होगा, है ना। और बाकी तो बात विश्वास की है। मतलब आप सेल बुक कर दोगे और मान लो फिर सामने वाला आनाकानी कर रहा है, मना कर रहा है कि नहीं आपने तो दिया ही नहीं, इसका कोई प्रूफ ही नहीं आपके पास, कोर्ट जाओगे आप। और सही में आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर आपकी मिस्टेक है, आप कैसा व्यापार कर रहे हो। और ठीक है, फिर आपको उस केस में रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो वर्स्ट केसेस में आपको रिवर्स करना पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर 100% प्रोबेबिलिटी नहीं दी है। देयर मस्ट बी ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा कि यार व्यवहार की बात है, हम उसको सेल करके ऐसे कोई पर्ची नहीं लिखवाते पर इतनी बात हमारी होती है ना। तो बहुत सारी चीजें बिजनेस में ट्यूनिंग पे ही चलती है। वैसे बिजनेस में ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है ना। तो वो जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारा ट्रस्ट भी इन्वॉल्व रहता है। तो उस बेसिस पर भी अकाउंटिंग होती है दैट वी हैव सोल्ड द गुड्स, कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द पोजीशन। और जब भी आप पोजीशन हैंडओवर करते हो तो बिल्टी विल्टी साइन करना आपने भी कभी देखा होगा ना, घर पे कोई डिलीवरी करने आता है लोडिंग रिक्शा तो साइन करवा लेता है पर्ची। अब उसमें कोई लीगल स्टैम्प या ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है कि भैया आपकी सिग्नेचर है। आप कोई उसको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकता। कोर्ट में तो सामने वाला सिंपल क्या बोल देगा, तो मेरी साइन ही नहीं है। आपका आप उसे लीगल सिग्नेचर तो करवाओगे नहीं, बट इतना व्यवहार में मान लिया जाता है कि यार वी हैव डिलीवर्ड द गुड्स, है ना। बहुत ज्यादा लीगल नहीं चला जा सकता है धंधे में, नहीं तो आपकी कॉस्ट टू डू द बिजनेस ही बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अरे मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देने वाला था रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड, जिसमें अब सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर वेयरहाउस से रिलेटेड है। कि कॉन्ट्रैक्टर है जो कि वेयरहाउस बना रहा है एक कंपनी के लिए, और वेयरहाउस वो कितने मिलियन डॉलर में बनाएगा, 10 मिलियन डॉलर में बनाएगा। लेकिन उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 6 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, यानी वेयरहाउस हम बनाएंगे सामने वाले के लिए, उसको बेचेंगे कितने में, वेयरहाउस 10 मिलियन डॉलर, हैंड ओवर 10 मिलियन डॉलर में करेंगे। लेकिन हमारी खुद की कितनी कॉस्ट लगेगी, 6 मिलियन डॉलर। ठीक है दोस्तों, इसमें देखा जाए तो बहुत सारे आइडेंटिफिएबल कंपोनेंट्स, जैसे क्या, साइट प्रिपरेशन, फाउंडेशन, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, रूफ एटसेट्रा, है ना। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर आपने सब कर दिया लेकिन उसके वेयरहाउस पे आपने छत ही नहीं डाली, तो क्या अभी तक का बना हुआ वेयरहाउस उसके किसी काम का, या किसी काम का ही नहीं, किसी काम का नहीं। जब तक आप उसको छत नहीं डालोगे तब तक काम ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये दिस कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेट डिलीवरेबल्स। द कंप्लीट थिंग इज कि आपको वेयरहाउस कंप्लीट करके देना है, राइट। अब आप ये पूछेंगे कि सर फिर सेपरेट डिलीवरेबल का एग्जांपल क्या हुआ वेयरहाउस में। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है, आपने देखा होगा कि जो वेयरहाउसेस होते हैं ना उनमें कोल्ड स्टोरेज भी होता है। समझते हो कोल्ड स्टोरेज, ये जो अपने फ्रूट्स फ्रूट्स रखते हैं ना वो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। जैसे गेहूं वेहूं है वो तो ओपन में जाकर रख देते हैं वेयर हाउस में। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स रखने हैं जिनको कि हमें फ्रिज में रखना है, राइट, तो वहां पर वो कोल्ड स्टोरेज जैसा काम होता है ना। वहां पर असली में अंदर कूलिंग वूलिंग सब चलती रहती है। ठीक है, तो अब हमने सामने वाले से ये बात कर ली कि देखो भाई ये हम वेयर हाउस आपके लिए बनाएंगे 8 मिलियन डॉलर्स में, और इसके अंदर हम कोल्ड स्टोरेज भी बना देंगे कितने में, 2 मिलियन डॉलर्स। तो अब ये दो सेपरेट डिलीवरेबल हो गए। मान लो आपने 8 मिलियन डॉलर में वेयरहाउस कंप्लीट कर लिया और आपने मना कर दिया कि यार कोल्ड स्टोरेज तो नहीं बना पाएंगे, तो कोई बात नहीं, सामने वाला वेयरहाउस का तो फायदा उठा सकता है, कोल्ड स्टोरेज वो और किसी से बनवा लेगा अंदर, राइट। सो दिस आर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, कितना सही बोला आपने। इंटीरियर डिजाइनिंग का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी घर बनता है तो दो काम होते हैं, एक होता है सिविल कंस्ट्रक्शन जिसमें ईंट सीमेंट ये सब आ जाता है ना। और उसके बाद होता है फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेशन, कि यहाँ पे प्लाई लगाएंगे, यहाँ पीवीसी लगाएंगे, यहाँ पीओपी करेंगे, राइट। उसके बिना भी इंसान जी सकता है उसमें, राइट। तो हम इसे दो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल डिलीवरेबल्स मान लेंगे। इज दैट क्लियर दोस्तों। मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में बिल्डर ने 3 मिलियन डॉलर का कॉस्ट लगाया, है ना। वैसे उसे टोटल कॉस्ट कितना लगाना था, 6 मिलियन। तो अगर वो 3 मिलियन का कॉस्ट लगा चुका है, इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीशन यहां पर हो गया है। तो बेस्ड ऑन दिस ये बंदा क्या कर सकता है, क्या कंप्लीट 10 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर 50% ऑफ 10 मिलियन डॉलर, 50% ऑफ 10 मिलियन डॉलर यानी कि 5 मिलियन डॉलर को वो एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा कि यार मैंने इतना काम तो कर दिया है, मैंने मेरी इतनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर दिया। अब दोस्तों सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने 1.5 मिलियन डॉलर की कॉस्ट और लगा दी। तो आप एक बात बताइए, कुल कॉस्ट लगनी थी 6, जिसमें से फर्स्ट ईयर में लग चुकी है कितनी, 3, सेकेंड ईयर में और लगा दी कितनी, 1.5, यानी टोटल कॉस्ट जो इन 2 साल में लगा दी वो कितनी है, 4.5।
4.5 आउट ऑफ क्या 6, सो 4.5 आउट ऑफ 6 मतलब होता है 75%। तो अब आप 75% तक रेवेन्यू बुक कर सकते हो। आपका $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था ना, $10 मिलियन का कितना परसेंट 75%, यानी कितना $1 मिलियन 7.5 मिलियन तक का रेवेन्यू आप बुक कर सकते हो सेकंड ईयर के एंड में। लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी रेवेन्यू कितना बुक कर चुके हो 5, है ना, तो अब आप एडिशनल रेवेन्यू कितना बुक करेंगे इन द सेकंड ईयर, $2.5 मिलियन का रेवेन्यू बुक कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पर हम $2.5 मिलियन का रेवेन्यू बुक कर लेंगे इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ पर एक मजेदार किस्सा है कि आखिर आपका सेल्स रेवेन्यू क्या होता है ना। अब मान लीजिए कि मैं हूं एक ट्रिप एडवाइजर। ट्रिप एडवाइजर, आपको कहीं भी फॉरेन घूमने उमने जाना हो, सिंगापुर जाना हो, यूरोप घूमने जाना हो, अमेरिका जाना, आप तो मेरे पास आओ, मैं आपका पूरा वो आइटिनरी बनाकर दूंगा और आपको सब बताऊंगा कि सिंगापुर में कौन कौन सी जगह घूमने, कौन से दिन जाना, एंड सो ऑन, कहाँ आपका स्टे रहेगा, है ना। ओके, आप आए, आपने बोला सर हमें 7 डेज का हॉलीडे चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, अपन सिंगापुर चल जाएंगे 3-4 डेज वहाँ, और थाईलैंड चल जाएंगे 3 डेज, तो ऐसे करके 3+4 आपका सिंगापुर थाईलैंड दोनों कवर हो जाएगा। तो आपने कहा सर सिंगापुर में कहाँ रुकेंगे, कौन से ग्रेड के होटल में रुकवाएंगे, कौन सी फ्लाइट करवाएंगे, ऐसा मैंने पूरा आपको आइटिनरी बनाकर दे दी है। ठीक है, थाईलैंड में कहाँ रुकेंगे एंड सो ऑन, ये पूरा आइटिनरी मैंने आपको बनाकर दे दिया। और आपने पूछा कि सर इसका ओवरऑल मतलब बजट क्या रहेगा, मैंने फटाफट खटाखट कंप्यूटर में डाला कि ये होटल का क्या चार्जेस है, ये फ्लाइट का क्या चार्जेस, और मैंने आपको पैकेज बता दिया कि आपका 1,50,000 रुपीज लगेगा। आपने दोस्तों मुझे 1,50,000 रुपीज दे दिए। ठीक है, और मैंने कहा ठीक है, आप निश्चिंत हो जाओ, आपको इस तारीख को जाना है, आपके सारे टिकट्स और आगे तक की बुकिंग की जिम्मेदारी किसकी, मेरी। ठीक है, बताइए मेरा रेवेन्यू कितना है? पूरा 1,50,000 ही मेरा रेवेन्यू है। हाँ, हाँ, सही में पूरा 1,50,000 इज माई रेवेन्यू। मैंने आपसे पूरे 1,50,000 लिए। अगर दोस्तों मान लीजिए आपको फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम आए या होटल के स्टे में कोई प्रॉब्लम आए, आप होटल वाले को बोलोगे, आप मुझे बोलोगे? भाई, होटल वाले को थोड़ी बोलोगे, आप तो मुझे बोलोगे ना, आपने तो मेरे थ्रू बुक करा है ना, तो आप तो मुझे बोलोगे ना कि सर ये कैसी होटल आपने बुक करवाई, अच्छी होटल बुक करवा देते, हमने तो आपको पैसे दिए थे ना, आपने बुकिंग करवाई है, राइट? आपने सीधे बुकिंग करवाई थी क्या होटल? नहीं, बुकिंग किसने करवाई थी? मैंने। मेरे पूरे 1,50,000 होगा रेवेन्यू। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, आप आए मेरे पास और आपने कहा कि सर बुकिंग तो मैं खुद ही करूंगा मेरी, पर क्या मुझे एकदम आइडिया नहीं है सिंगापुर में कि कहाँ जाना, क्या कैसा क्या है ना, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो कि कौन सी होटल में रुकना चाहिए। तो मैंने आपको दो चार ऑप्शंस दे दिए, मैंने कहा इस दिन जाना, ये 3 होटल्स हैं वहाँ पे, इन तीनों में से जो आपको लगे आप उसको बुक कर लेना है, सो राइट। मैंने मेरी एडवाइजरी फीस ले ली 5,000 रुपीज, कि मैंने आपको पूरा गाइड करा, आप पराए देश जा रहे हो, है ना। 5,000 रुपये आपने हंसते हंसते दे दिए कि ठीक है, सामने वाले ने उतना हमारा बेनिफिट भी करवा दिया, नहीं तो हम कहाँ ढूंढते बैठे रहते, है ना। आप जा ही रहे थे गेट से बाहर, इतने में आप पलट कर आए। आपने कहा कि सर वो फ्लाइट का टिकट भी आप बुक कर देते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ कर देता हूँ, आई एम ए ट्रैवल एजेंट, तो मेरा वो फ्लाइट वालों के यहाँ पे एजेंट कोड बना हुआ है, मैं आपका टिकट बुक कर दूंगा, है ना। तो मैंने आपसे पूछा ठीक है, कौन सी वाली फ्लाइट करवानी है, आओ अपन देख लेते कौन सी सीट्स अवेलेबल है, कौन सी फ्लाइट्स अवेलेबल है। मैंने आपके सामने उधर सर्च मारा, 3-4 फ्लाइट के ऑप्शंस आ गए, आपने बोला ये वाला टाइमिंग जमेगा हमें, मैंने उस पर क्लिक करा, है ना। और फिर उसके बाद आपने बोला हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 सीट बुक कर लो, मैंने वो 3 सीट बुक कर ली, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, है ना। दोस्तों पेमेंट ऑब्वियसली मेरे अकाउंट से डिडक्ट होगा क्योंकि मेरा एजेंट कोड है ना। फ्लाइट का टिकट है मान लीजिए $10,000 का। ठीक है, फ्लाइट का टिकट कितने का? $10,000 का, है ना। तो $10,000 मैंने यहां से पे करे, आपने उधर से $10,000 मुझे पे कर दिए। ठीक है, ये जो $10,000 है ये पूरा मेरा रेवेन्यू अब नहीं होगा, बिकॉज आई वॉज एक्टिंग ओनली एज एन एजेंट। और एजेंट को जो पैसा मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसका कमीशन मिलता है। एजेंट का काम ही क्या, उसको मिलता ही क्या है, सिर्फ कमीशन। तो ये रेवेन्यू जो है ना $10,000, ये उसका है, फ्लाइट की जो कंपनी है ना उसका ये $10,000 रेवेन्यू। उस फ्लाइट की कंपनी ने अगर मुझे $1,000 कमीशन दिया है ना, तो मेरा रेवेन्यू सिर्फ इक्वल टू द कमीशन है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पिछली बार संपूर्ण जिम्मेदारी मैंने ली थी, वो पूरा आपका ट्रेवल बुकिंग, कुछ भी दिक्कत आए मैं हूं, राइट। आई वॉज द फेस, मैं ही चेहरा था, मैंने ही आपका सारा अरेंजमेंट करवाया था, राइट। लेकिन इस बार आई एम नॉट द फेस, मैं तो आपकी टिकट बुक करवा रहा हूं, आप एयरपोर्ट पे जाना, अगर आपकी फ्लाइट लेट हो तो मुझे कॉल मत करना,
अब वो एयरलाइंस वालों से समझना आपस में आपका क्या है, राइट। मेरा सिर्फ काम क्या था यहाँ पर एज अ मीडिएटर आपकी टिकट बुकिंग को फैसिलिटेट करवाना। आई वॉज जस्ट एन एजेंट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द सर्विसेज टू यू। द फ्लाइट कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द सर्विसेज। मान लो फ्लाइट लेट हो जाती है या फ्लाइट इतनी पैक हो जाती है कि आपके बैठने की जगह नहीं है, तो आप किससे समझो? फ्लाइट कंपनी से। अब इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, आई वॉज जस्ट एन एजेंट फॉर बुकिंग योर टिकट्स। तो जब आप एक एजेंट की भूमिका निभाते हो, तब आपकी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, आप, है ना, वो बहुत सारी होती है, बहुत लिमिटेड होती है। यू जस्ट हैव टू फैसिलिटेट द ट्रेड। आपको दो पार्टीज को कनेक्ट करवाना है, बाकी पार्टी खुद समझेगी दुकानदार से कि वो माल कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगी, वो सब वो जाने। मेरा काम सिर्फ कितना है, दो लोगों को कनेक्ट करवाना, राइट। तो व्हेन यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट, देन कमीशन इज योर रेवेन्यू, ठीक है। बट इफ यू आर एक्टिंग एज एन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या है? वो कुछ भी नहीं है, मैं करवा के दूंगा। और अगर आपका इस फ्लाइट में अरेंजमेंट नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी फ्लाइट में आपको पहुंचाऊंगा। वो सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी। तो फिर उस केस में पूरा ही अमाउंट मेरा रेवेन्यू हो गया, बिकॉज नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल टू डिस्चार्ज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों व्हेन यू एक्ट एज एन एजेंट, है ना, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो ये है कि जब आप एक ट्रैवल एजेंट की भूमिका निभाते हो, है ना, और सपोज कीजिए कि जो टिकट प्राइस है वो है $10,000 और ट्रैवल एजेंट का जो कमीशन है वो कितना है? $1,500, ठीक है। तो ट्रैवल एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फ्लाइट। तो आप जो अपना रेवेन्यू करोगे, रेवेन्यू रिपोर्ट करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ कितना रेवेन्यू रिपोर्ट करोगे? इक्वल टू योर कमीशन अमाउंट, दैट इज $1,500, ठीक है। लेकिन इफ दे वर अ प्रिंसिपल इन द ट्रांजैक्शन, अगर आप इस ट्रांजैक्शन में कौन हो? प्रिंसिपल हो, यानी अगर फ्लाइट में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो सामने वाला आकर आपको बोल सकता है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको फ्लाइट अवेलेबल हो, और ये नहीं हो तो फिर आप दूसरे में करवा दोगे, देन यू आर एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल। तो फिर उस केस में आपका जो रेवेन्यू आएगा वो फुल कितना आएगा? $10,000, ठीक है। ओके दोस्तों, अब दोनों ही केस में आपका प्रॉफिट तो 1500 ही होगा, क्योंकि अगर आप $1,500 का कमीशन लेते हो तो यही आपका रेवेन्यू भी है और यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी है, क्योंकि इसके अगेंस्ट आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप एज एन एजेंट, अगर आप एज ए प्रिंसिपल एक्ट करते हो तो आपका रेवेन्यू कितना है? $10,000 और आपको 8500 इन सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने में लगाने पड़ेंगे। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 1500। तो आप कमाओगे तो अल्टीमेटली 1500 ही, लेकिन आपकी जीपी मार्जिन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। व्हेन यू आर एक्टिंग एज ए प्रिंसिपल तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना आएगा? 15%। बट इफ यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट देन योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज कितना परसेंट? 100%, ठीक है। अब आप इसको इस पे लेकर देखो, जोमेटो नाम की एप्लीकेशन होती है ना यार अपने सेलफोन में, है ना। ओके, जोमेटो दो तरीके से काम कर सकता है, एक तो एज एन एजेंट और दूसरा एज अ प्रिंसिपल। एज एन एजेंट काम करता है, इसका मतलब क्या है कि आप ऑर्डर दो, किस रेस्टोरेंट से आपको ऑर्डर देना है वो आप सिलेक्ट कर लो, है ना। जोमेटो का काम सिर्फ ये है कि वो आपका ऑर्डर लेकर रेस्टोरेंट तक पहुंचा देगा। बाकी सब्जी की क्वालिटी क्या होगी और वो बाकी सारी चीजें किसकी जिम्मेदारी है? उस रेस्टोरेंट वाले की जिम्मेदारी है। तो जोमेटो इज एक्टिंग जस्ट लाइक एन एजेंट। जोमेटो गुड्स सेल कर ही नहीं रहा है, गुड्स तो रेस्टोरेंट वाला सेल कर रहा है, हम तो बस इस ट्रेड को फैसिलिटेट करवा रहे हैं। तो उस केस में जोमेटो अपना रेवेन्यू पता है सिर्फ कितना बुक करेगा? जितना उसका कमीशन है। मान लीजिए हमने ₹100 का ऑर्डर प्लेस करा और ₹25 का कमीशन है उसमें जोमेटो का, तो जोमेटो अपनी रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेगा? 25, दैट्स इट, ठीक है। ओके, सिचुएशन चेंज। जोमेटो का कहना है हम, आप तो बोलो कौन सी सब्जी चाहिए, हमने बोला हमें पनीर की सब्जी चाहिए, जोमेटो ने बोला ठीक है घर पे आ जाएगी। हमने कहा रुको 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 रुको, जोमेटो कहाँ से भिजवाओगे? जोमेटो ने बोला हाँ मैंने, हमारे 4 रेस्टोरेंट से टाइप, हम 4 में से किसी भी रेस्टोरेंट से उठाकर पनीर की सब्जी आपके घर पे डिलीवर करवाएंगे, आपको पनीर की सब्जी से मतलब है। तो फिर इस केस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? कल को अगर सब्जी खराब निकलती है तो आप किसी रेस्टोरेंट के पास जाओगे, आप तो जोमेटो को बोलोगे, जोमेटो को बोलेंगे। तो इस केस में जोमेटो अपना रेवेन्यू 25 नहीं लिखेगा, पूरा कितना लिखेगा? ₹100। और वो 100 में से जो उसने 75 रेस्टोरेंट को पे करे पनीर की सब्जी के लिए, वो कॉस्ट हो जाएगी। तो इस केस में भी जोमेटो ने 25 ही कमाए,
पहले भी 25 ही कमाए थे, तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दोनों केस में सेम है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चेंज हो गया है, राइट। अब ये सारा नॉलेज आप लोगों के लिए एज ए सीएफए क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर आप दो कंपनीज कंपेयर कर रहे हो जिनका बिजनेस तो सेम है लेकिन बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, क्या बोल दिया यार मैंने, बिजनेस तो सेम है लेकिन बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। जैसे जोमेटो का बिजनेस मॉडल ये है कि हम तो एज एन एजेंट काम करते हैं, पर स्विगी का कहना नहीं, हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करेंगे। तो उस केस में जब आप दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करोगे तो जोमेटो का आपको रेवेन्यू कम दिखेगा और स्विगी का रेवेन्यू आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, बिकॉज स्विगी हैज स्टार्टेड नाउ एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, तो उसका रेवेन्यू एकदम से शूट अप कर जाएगा, जितने भी उसके प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर पड़ रहे हैं सब धनाधन 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 रेवेन्यू में काउंट होते चले जाएंगे। ग्रॉस अमाउंट जो बिल का अमाउंट आ रहा है वो पूरा क्या हो जाएगा, स्विगी का रेवेन्यू हो जाएगा, राइट। तो फिर उस केस में क्या आप जोमेटो और स्विगी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर पाओगे, नहीं, अब वो कंपेरेबल ही नहीं है। सो एज एन एनालिस्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दो कंपनी भले ही काम सेम कर रही है, लेकिन क्या एक कंपनी एज एन एजेंट काम कर रही है और दूसरी कंपनी एज अ प्रिंसिपल काम कर रही, तो फिर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेवेन्यू लेवल पर कंपेरेबल नहीं होंगे, उनके ग्रॉस मार्जिन भी कंपेरेबल नहीं होंगे, ठीक है, ओके। दोस्तों अब इसके बाद हम यहां पर फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, ठीक है। मैकडोनल्ड्स, अगर आपको आपके शहर में मैकडोनल्ड्स का बर्गर बेचना है तो आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि एक काम कर बोर्ड बनवा ले मैकडोनल्ड्स का, इंटरनेट से देख ले कैसी इमेज है, वैसा का वैसा बोर्ड बनवा ले और लगा दे मैकडोनल्ड्स बोर्ड। अलाउड है क्या ये? नहीं, क्योंकि वो उनका पेटेंटेड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, राइट। तो किसी ने आकर बताया भाई साहब ये सब अलाउड नहीं है, ऐसा चलेगा नहीं, वो मैकडोनल्ड्स वाले आ जाएंगे आपके पास नोटिस लेकर लीगल कि ये हमारे ब्रांड नेम का उपयोग कर कर पैसा कमा रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, तो आपके ऊपर केस कर देंगे, मतलब आपने जितना भी खाया पिया होगा अभी तक सब बाहर निकाल देंगे। तो हमने कहा फिर क्या करना पड़ेगा, बोले जाके मैकडोनल्ड्स वालों से बात करो कि हमें आपका वो फ्रेंचाइजी चाहिए। हमने कहा फ्रेंचाइजी क्या होता है? उसने बोला कि फ्रेंचाइजी का मतलब होता है सामने वाली कंपनी आपको ऑथोराइज करेगी कि आप उसके ब्रांड नेम को यूज करके आप माल बेच सकते हो। हम गए मैकडोनल्ड्स के ऑफिस, हमने बोला कि सर हमें आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए, तो उन्होंने बोला अरे आप कौन? हमने कहा इस शहर में हमारा बड़ा नाम है, मतलब अपने 3-4 तो रेस्टोरेंट ही चलते हैं, तो हम फूड इंडस्ट्री में काफी समय से ऑपरेट कर रहे हैं, हमें बर्गर की काफी डिमांड आती थी फास्ट फूड में, तो हमने खुद ने अपना बर्गर बनाना शुरू करा। लेकिन कई सारे लोग बोलते हैं कि मैकडी का बर्गर ज्यादा अच्छा होता है। उन्होंने बोला हमारी इतने बरसों की रिसर्च है कि लोगों को टेस्ट कैसा पसंद आएगा। हमने कहा बस हम भी उसी के दीवाने हुए चले आपके पास आ रहे हैं और हमें आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए। उन्होंने कहा देखो ऐसा होगा फ्रेंचाइजी में कि हम आपसे सबसे पहले फ्रेंचाइजी फीस लेंगे। क्या लेंगे? फ्रेंचाइजी फीस लेंगे। हमने कहा ये क्या बला है? बोले आपका माल बिके या नहीं बिके वो तो दूसरी बात है, क्योंकि हम आपको ऑथोराइज कर रहे हैं, आप हमारा ब्रांड नेम यूज करोगे तो इसकी फ्रेंचाइजी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। हमने कहा कितनी? बोले 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए आपको साल भर के सिर्फ किस नाम से देने? फ्रेंचाइजी फीस के नाम से देने। हमने कहा ठीक है। और दूसरा उसने बोला कि जो आप ये गुड्स बेचोगे, जैसे बर्गर बेचोगे, तो जितना आपका टर्नओवर होगा ना उसमें 2% हमें रॉयल्टी लगेगी। हमने कहा ये क्या होता है? बोले आपका जो माल बिकेगा वो आप तो मैकडी का बोर्ड टांगो, अपने आप लोग आएंगे, हमारा ब्रांड नेम इतना स्ट्रांग है, राइट, हर कोई जानता है हमें, तो वो तो विश्वास के साथ आएगा, और आपका जो माल बिक रहा है वो तो हमारे विश्वास की बदौलत बिक रहा है, तो जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 2% हमें क्या लगेगा? रॉयल्टी। यानी एक जो फ्रेंचाइजी लेता है बंदा वो दो तरह के पेमेंट कर रहा है, एक तो फ्रेंचाइजी फी पे कर रहा है, दूसरा वो रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है, राइट। तीसरी एक और जबरदस्ती होती है दोस्तों इन कंपनीज की, वो ये है कि बर्गर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, जैसे ब्रेड्स लगेंगी या वो पेटी पाव या क्या 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 चीजें लगती है ना, या फिर वो भी तो आता है इसमें, वो पेरी पेरी वाला भी तो कॉन्सेप्ट है कुछ, है ना, फ्रेंच फ्राइज में वो पेरी पेरी वाला मसाला है ना, तो आपने वो खाया फ्रेंच फ्राइज पेरी पेरी वाला, है ना, आपने देखा होगा कि इनका टेस्ट अलग होता है और बाकी जगह पेरी पेरी का टेस्ट वो आता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो पेरी पेरी की रिसर्च करके टेस्ट डेवलप करा है वो सिर्फ फॉर्मूला इन्हीं लोगों को मालूम है कि वो कैसे मिक्स करेंगे तो ही ये टेस्ट बैठेगा, नहीं तो टेस्ट ही नहीं बैठेगा, है ना। है ना, तो ये है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो रिसर्च करते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके ये कुछ तो कस्टमाइज करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सीक्रेट फॉर्मूला, जस्ट लाइक पेप्सी कोको कोला, दे हैव गॉट अ सीक्रेट फॉर्मूला कि यार क्या क्या चीजें मिलाएंगे, ये उसका पेटेंट करवा लेते हैं, और फिर वो चीजें ये कंपनी ही सप्लाई करती है। यानी कंपनी कहती है कि आप कोई अगर आपसे पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज मांगे
तो फ्रेंच फ्राइज के लगेंगे 100, पेरी पेरी के लगेंगे 25, है ना। और ये पेरी पेरी आप नहीं बना सकते हो कहीं से खरीद के, आपको हमसे ही लेना पड़ेगा। तो अब इस केस में हम जो पेमेंट कर रहे हैं सामने वाले को, देखना कितना सारा पेमेंट कर रहे हैं। हम फ्रेंचाइजी फी पे कर रहे हैं, हम रॉयल्टी फी पे कर रहे हैं, दूसरा जो सप्लाईज हमें मिल रहा है ना, उस सप्लाईज जैसे इक्विपमेंट या फिर फूड मटेरियल्स, है ना, तो इसका भी तो पेमेंट हम किसको कर रहे हैं, मैकडोनल्ड्स को कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों मैकडोनल्ड के सारे स्टोर फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी स्टोर्स होते हैं जो सीधे कंपनी ऑपरेटेड होते हैं। दो तरह के स्टोर्स होते हैं, एक होते हैं कंपनी ऑपरेटेड स्टोर जो कंपनी खुद ही चलाती है, वहां जो बंदे लोग रहते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज रहते हैं, और दूसरा रहता है फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, यानी हमने किसी को लाइसेंस दे दिया कि आप चलाओ हमारे नाम पर। इज दैट क्लियर? तो अब जो मैकडोनल्ड्स कंपनी रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी, वो देखना रेवेन्यू किन किन कैटेगरीज में रिपोर्ट करेगी। सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम कंपनी ओन्ड रेस्टोरेंट, जो कंपनी के खुद के रेस्टोरेंट है उससे कितना रेवेन्यू मिल रहा है। दूसरा आपको फ्रेंचाइजी रॉयल्टी फीस एक्सेट्रा कितना मिल रहा है सामने वालों से। और तीसरा जो आप सप्लाईज दे रहे हो टू योर फ्रेंचाइजीज इन द नेम ऑफ इक्विपमेंट दे रहे हो, फूड मटेरियल दे रहे हो, उनसे आपका कितना रेवेन्यू आ रहा है, ये सब आपको रिपोर्ट करना पड़ता है फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स में, ठीक है। अब इसमें एक और मजे की बात, ये जो फ्रेंचाइजी फी है ये दो तरीके से ली जा सकती है। या तो एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है कि हम आपको 5 इयर्स के लिए फ्रेंचाइजी चलाना अलाउ कर रहे हैं, आपको हर साल फ्रेंचाइजी फी कितना पे करना है, 25 लाख। तो मैकडोनल्ड्स नाम की कंपनी अपना हर साल फ्रेंचाइजी फी 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख बताता चला जाएगा हर साल नेक्स्ट 5 इयर्स तक। रेवेन्यू हुआ उनके लिए, तो ये मैकडोनल्ड्स के लिए। हाँ, दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि कंपनी कहेगी नहीं, हम आपसे ये हर साल पेमेंट नहीं लेंगे, आप तो 1 करोड़ का पेमेंट आज कर दो अपफ्रंट, और 1 करोड़ का पेमेंट देकर हम आपको 5 इयर्स तक ऑपरेट करने देंगे। अब इस केस में क्या ये जो 1 करोड़ आपको मिल गए हैं, यू आर मैकडोनल्ड्स, आपको ये 1 करोड़ दे दिया आपके फ्रेंचाइजी में, क्या ये 1 करोड़ पूरा फुल रेवेन्यू ईयर 1 में ही शो कर देंगे, या फिर इस रेवेन्यू से जो बेनिफिट्स हैं, या फिर ये जो रेवेन्यू है ये ओवर द 5 इयर्स जो हमने उसको ऑथोराइज करा है उसके बदले में रेवेन्यू, ओवर द 5 इयर्स ऑथोराइज करा उसके बदले में रेवेन्यू। तो क्या 1 करोड़ रेवेन्यू पूरा फर्स्ट ईयर में लिखना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए ओवर 5 इयर्स, स्प्रेड करना चाहिए ओवर 5 इयर्स। ऐसे रेवेन्यूज को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। जो रेवेन्यू हमें मिल तो चुका है लेकिन वो रेवेन्यू सिर्फ इस पीरियड को बिलोंग नहीं करता है, वो भविष्य के पीरियड्स को भी बिलोंग करता है, राइट, उसे हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। सो फ्रेंचाइजी फीस अगर वो ग्रांट करती है राइट टू ऑपरेट ओवर न्यूमरस पीरियड्स, ठीक है, तो फिर हम उसको कैसा ट्रीट करेंगे, एज अ डेफर्ड रेवेन्यू। क्या क्लियर है? ओके, डेफर्ड रेवेन्यू उसको ट्रीट करेंगे, मतलब हम रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में जो शो करेंगे वो ओवर द लाइफ ऑफ द फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट शो करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, अब यहां पर एक और एग्जांपल दे रखा है और वो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ना। आपने कोई सॉफ्टवेयर कभी परचेज करके यूज किया है या नहीं? हाँ, इसका एग्जांपल हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज। जब हम नया लैपटॉप खरीदते हैं तो अपने इंडिया में क्या दो तरह के लैपटॉप मिलते हैं, एक तो विदाउट विंडोज वाला, कि विंडोज आप अलग से डलवा लेना और अपन डलवा भी लेते हैं अलग से, और दूसरा रहता है कि आपको विंडोज का लाइसेंस्ड वर्जन मिल जाएगा अलॉन्ग विद द लैपटॉप, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि हमने तो विदाउट विंडोज वाला लैपटॉप खरीद लिया, ठीक है। अब विदाउट विंडोज वाला अगर आपने लैपटॉप खरीदा है तो आपको विंडोज तो लगेगा ही सही ना, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज बिना उसके चलेगा ही क्या? आप गए लोकल शॉप पर और आपने बोला भैया इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डाल दो, तो उसने दो ऑप्शन दिया आपको कि लाइसेंस वर्जन डालना है या फिर वो 300 रुपए वाला डालना है। हमने कहा लाइसेंस वर्जन कितने का आएगा, तो उसने बोला 11,000 रुपए का। हमने क्या बात कर रहे हैं, बोले हाँ 11,000 रुपीज का आएगा लाइसेंस वर्जन। हमने कहा ये 300 वाले में क्या होगा, बोले बस ये पायरेटेड वर्जन है, अपने पास रखी हुई कॉपी अपन आपके लैपटॉप में डाल देंगे, आप चलाते रहना, बीच बीच में वो पॉपअप करेगा कि ये तो आपका वो इनवैलिड लाइसेंस है, इनवैलिड लाइसेंस है, आप कैंसिल कैंसिल करते जाना, राइट। हमने डलवा लिया वो, है ना। और 3 दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट ने उसको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ये तो मालूम ही होगा ना, इतनी बड़ी कंपनी है तो ऐसे आप घुमा तो सकते ही नहीं हो, है ना, जो दुनिया को चला रहे हैं उनको अपन कैसे चलाएंगे, तो उनको सब मालूम रहता है कि कौन लाइसेंस वर्जन यूज कर रहा है और कौन अनलाइसेंस, लेकिन वो भी कहते हैं कि यार चलो ठीक है चलाने दो।
पर इंटरनेट पे जैसे ही आप बार बार जाते हो वैसे ही वो आपका लाइसेंस चेक कर लेता है और आपको ब्लॉक कर देता है। तो आप बहुत परेशान होने लग गए। आप गए वापस भैया के पास कि भैया यार ये क्या है? तो बोले यार वो कभी कभी आती है प्रॉब्लम। तो हमने कहा यार भैया फिर सोल्यूशन क्या है? बोले वो तो या तो पायरेटेड वर्जन चलाओ, बार बार वो जब जब ब्लॉक करे तो अनइंस्टॉल करके अपन बार बार रीइंस्टॉल कर देंगे, और या फिर एक काम करो एक ही बार में लाइसेंस वाला वर्जन खरीद लो, और क्या है ना। हमने कहा कितने का आएगा लाइसेंस वाला वर्जन? बोले 11,000 रुपए आपको डिस्काउंट दे देंगे 500 का, 10,500 में अपन आपको माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस वर्जन डाल देंगे। और और इसकी वैलिडिटी रहेगी 5 years। हमने कहा पर भैया माइक्रोसॉफ्ट तो बार बार अपडेट होता है ना, मतलब हर साल वो तो नया नया वर्जन निकालते हैं ना विंडोज का। बोले वो जो नया वर्जन रहेगा ना वो आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, आपकी मर्जी हो तो नया वर्जन पे आप अपग्रेड करवाना, और नहीं मर्जी हो तो मत करवाना। आपका ये जो वर्जन लाकर डालकर देंगे अभी आपको, वो तो नेक्स्ट 5 years तक पक्का चलेगा, और आपको कोई एरर, कोई पायरेसी वाला एरर नहीं आएगा। हमने कहा जैसे अपग्रेड के लिए वो बोलेगा तो बोले आप मत करना ना अपग्रेड, आपको जरूरत ही नहीं, आपका ये वाला वर्जन है ना, आपने तो इसके पैसे दे रखे ना, ये आपके लैपटॉप पे 5 years तक चलेगा। तो दोस्तों एक तरीके का सॉफ्टवेयर तो वो हो गया जिसके लिए हमने लाइसेंस फी पे करी है। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट की अब मैं बात कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट को हमने लाइसेंस फी पे करी है और माइक्रोसॉफ्ट ने हमें सॉफ्टवेयर दे दिया हमारे लैपटॉप में डालकर। ठीक है। दूसरी सिचुएशन दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने कहा ठीक है भैया थोड़ा बताते हैं हम, और आप घर पर आए और आपने थोड़ा गूगल में सर्च करा कि यार माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस वर्जन हाउ टू बाय। तो उसने बताया कि आज की तारीख में सब्सक्रिप्शन मॉडल आ गया है, और सब्सक्रिप्शन मॉडल आ गया का मतलब ये है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट को डाउनलोड नहीं करना है आपके लैपटॉप में, आप तो क्लाउड से एक्सेस कर लो सॉफ्टवेयर को, क्लाउड। लेकिन फिर उस केस में आपके पास अपग्रेड करना है या नहीं करना है ये चॉइस नहीं रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने उधर से अपग्रेड करा, आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिल जाएगा, है ना। ओके, बताइए दोनों में से माइक्रोसॉफ्ट की ऑब्लिगेशंस कब ज्यादा है और कब कम है? क्लाउड वाले में माइक्रोसॉफ्ट की ऑब्लिगेशंस ज्यादा है, क्योंकि उसको अगले 5 साल तक आपको चीजों को अपग्रेड कर करके देना है और अपग्रेडेड वर्जन आपको अवेलेबल करवाना है। लेकिन वो जो फर्स्ट वाला केस था जिसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट का मान लो विंडोज 10 या विंडोज 11 खरीद लिया था, अब आप विंडोज 11 चलाते रहो, उसके बाद भले विंडोज 13 आ जाए, चाहे 15 आ जाए, चाहे 17 आ जाए, आपकी मर्जी हो तो अपग्रेड करवाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को पैसे दो, नहीं मर्जी हो तो मत दो। तो दो तरीके के दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर लाइसेंस होते हैं, राइट। ये देखिए, when license grants right to use the software as it exists at the start of the contract, यानी सोल्ड एज इज, ये वो वाला किस्सा है जो मैंने सबसे पहले बोला था, है ना। तो फिर इस केस में माइक्रोसॉफ्ट अपना रेवेन्यू रिपोर्ट करेगा एट द आउटसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और एट द आउटसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिस वक्त उसने लाइसेंस आपको सेल कर दिया ना, उसी वक्त वो अपना फुल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी डिस्चार्ज कर दी। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर सप्लायर कहता है कि आई विल कंटिन्यू टू अपग्रेड एंड एनहांस द सॉफ्टवेयर ओवर द टर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइसेंस, यानी अगले 5 years के लिए मैं आपको लाइसेंस बेच रहा हूं, क्लाउड का एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी अपग्रेड आएंगे वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, तो फिर इस केस में क्या माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी 100% ऑब्लिगेशन इनिशियली डिस्चार्ज कर दी है, या अभी 100% ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं हुई है? नहीं हुई है। तो फिर इस केस में यू आर गोइंग टू रिपोर्ट रेवेन्यू कैसा? एट द आउटसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओवर द life of the contract, right? Now you will be exposed to potential benefits or negative impact from the update। मान लो अगर कोई जो अपडेट है वो गलत वाला आ गया, और आप क्लाउड से अगर सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हो, तो वो आपको अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। लेकिन ये आपने सॉफ्टवेयर पैकेज पहले से ही परचेस कर रखा था, तो फिर आप स्माइल कर दे कि अरे वहां अपन ने अपने पास तो अपना विंडोज का वर्जन डाला हुआ, इसमें कोई बग नहीं है, जो बग है वो क्लाउड वालों में। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तरीके के सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें डिपेंड करता है, यानी अगेन बेसिक रूल यही है कि आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो गई है या वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी, रेवेन्यू भी धीरे धीरे रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, ओके। अगर क्लाउड बेस्ड एक्सेस है सपोज करो, राइट, तो फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
एक और अरेंजमेंट होता है दोस्तों दुनिया में, और उसका नाम है बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। कभी इसके पहले सुना हुआ बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट? बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कस्टमर सप्लायर को कॉल करके कहता है कि मुझे गुड्स लेने हैं, और आप तो मेरे नाम पर बिल फाड़ दो, मेरे नाम पर गुड्स अलग निकाल कर रख दो, पर मैं बाद में आकर उठाकर ले जाऊंगा। ऐसा अपने साथ भी होता है दोस्तों कभी कभी, जब अपने को मुहूर्त पर गाड़ी खरीदनी होती है ना, है ना, जैसे वो नहीं रहता वो आखा तीज का मुहूर्त, और वो क्या दिवाली दशहरा के मुहूर्त नहीं रहते, है ना, नहीं ध्यान आपको? धनतेरस के दिन के मुहूर्त नहीं रहते कि गाड़ी हम उस दिन उठाएंगे, है ना? तो क्या जिस दिन गाड़ी उठानी रहती है, जैसे सपोज करो धनतेरस के दिन, तो उसी दिन जाते हो शोरूम, या वो तो 1 महीने पहले 2 महीने पहले चल जाते हैं, 1-2 महीने पहले चल जाते हैं, है ना? और उनको क्या बोलते हैं कि पंडित जी ने बोला है कि धनतेरस का मुहूर्त बहुत अच्छा है, इतने से इतने के बीच का चौघड़िया हमारा अमृत काल वाला है, हम तो तब गाड़ी उठाएंगे, है? इस केस में सामने वाला क्या कहता है, जो शोरूम वाला वो है, वो कहता है सर धनतेरस के दिन बहुत सारी गाड़ियां उठेंगी, तो आपको ये पहले से ही बुक करनी पड़ेगी। और धनतेरस के दिन आपको मालूम होगा ना कि शोरूम से आप गाड़ी तब तक नहीं बाहर निकाल सकते हो जब तक आप उसका वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लो आरटीओ में। बिना आरटीओ के रजिस्ट्रेशन के आपकी गाड़ी शोरूम से बाहर जा ही नहीं सकती ना। आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवा लो, नंबर प्लेट भली बाद में आती रहेगी, बट वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पहली चीज, दूसरा इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी शोरूम से बाहर उतर सकती है। तो शोरूम वाले का कहना है जिस दिन आप आओगे धनतेरस के दिन, उस दिन हमारे पास पेमेंट गिनने की फुर्सत नहीं, आपका कहाँ आरटीओ प्रोसेस करेंगे और कहाँ इंश्योरेंस प्रोसेस करेंगे, सब आपको पहले से करवा के रखना पड़ेगा। यानी हम आपका इनवॉइस इनवॉइस भी सब पहले से बना के रख देंगे। आपने जो गाड़ी सिलेक्ट करी, आप तो उसका चेसिस नंबर नोट करके ले जाओ, यही चेसिस नंबर की गाड़ी, यही वाली व्हाइट कलर की गाड़ी, ये हम आपको डिलीवर बस उस दिन करेंगे। दस सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड एज बिल एंड होल्ड। यानी सप्लायर विल बिल यू, सप्लायर विल जनरेट इनवॉइस ऑन यू, बट दे विल स्टिल होल्ड द गुड्स इन देयर पोजीशन, क्योंकि आप कह रहे हो कि मुझे अभी माल अभी नहीं उठाना है, पर व्हाट्स एवर रीजन, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, राइट? तो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट में बिल पहले ही बन जाता है, लेकिन गुड्स की डिलीवरी उस वक्त होती है बाद में होती है? गुड्स की डिलीवरी बाद में होती है, राइट? सो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स क्या होते हैं? दे आर सेल्स एग्रीमेंट अंडर विच कस्टमर पेइंग फॉर गुड्स अहेड ऑफ क्या? शिपिंग। यानी कस्टमर डिलीवरी के वक्त पे करता है या उससे पहले ही पे कर देता है? उससे पहले ही पे कर देता है, राइट? दोस्तों जनरली जब कस्टमर पहले पे कर देता है डिलीवरी से पहले, तो हम रेवेन्यू मानते हैं या उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू मान देते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू मान देते हैं, है ना, जनरली हम ऐसा करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब हमने सामने वाले के नाम का आरटीओ ही बनवा दिया है और इंश्योरेंस ही करवा दिया है, तो अब आप ये कार किसी और को उठाकर दे सकते हो? दे भी नहीं सकते, दे भी नहीं सकते। तो फिर इस केस में वो गुड्स अब एक ही व्यक्ति को बिलोंग करते हैं, आप दूसरे को दे भी नहीं सकते हो। सो इफ यू आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दिस कि मैंने मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मैंने डिस्चार्ज कर दी है, तो फिर उस केस में आप रेवेन्यू को पहले भी बुक कर सकते हो। आपको आखिरी दिन डिलीवरी तक के दिन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिलीवरी वाला वो जो इवेंट है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। बात तो पहले ही पक्की हो चुकी है, रस्म अदायगी पहले ही हो चुकी है। मान लो कस्टमर धनतेरस के दिन नहीं भी आया है, तो भी गाड़ी तो बिक गई भैया, आपके नाम पे आरटीओ हो गया है, गाड़ी अभी आपकी है, हमारी है ही नहीं, इंश्योरेंस आपका है, ये तो गाड़ी आपकी, आपको ले जानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो अब रेवेन्यू 2 महीने पहले जब गाड़ी बुक करके गया था ना, बुक मतलब उसने फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया होगा, तभी शोरूम वाला सामने वाले के नाम पर आरटीओ और इंश्योरेंस प्रोसेस करता है। शोरूम वाला ऐसा नहीं करेगा कि ठीक है चलो 20 लाख की गाड़ी 2 लाख जमा कर दो, आरटीओ और इंश्योरेंस आपका, ऐसा नहीं होगा, फुल पेमेंट पर होता है, राइट? तो इस केस में रेवेन्यू बुक करने के लिए हमें आखिर दिन तक वेट करने की जरूरत नहीं है। if the supplier can demonstrate कि जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड कस्टमर हैज कंट्रोल ओवर द गुड्स, तो फिर उस केस में यू कैन रिकॉर्ड रेवेन्यू बिफोर शिपिंग। यानी आपने गुड्स उसको शिप नहीं भी करें, गुड्स की आपने डिलीवरी नहीं भी दिए, तो भी अब कस्टमर का कंट्रोल है उस पर, ठीक है? अब इसमें आईएफआरएस ने क्राइटेरिया दे रखा है कि क्या क्राइटेरिया है जो जब आप फुलफिल करोगे तो हम उसे बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट मान लेंगे, और भले आपने गुड्स का कंट्रोल सामने वाले को नहीं दिया है, पर फिर भी हम आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करने देंगे। आईएफआरएस का क्राइटेरिया देखना दोस्तों, क्राइटेरिया यह है कि
आपने फोर्स करा कस्टमर को या कस्टमर ने खुद ने इस अरेंजमेंट के लिए मांगा था? कस्टमर हैज आस्क्ड फॉर द अरेंजमेंट। कस्टमर ने बोला था कि धनतेरस का मुहूर्त है तो मैं उस दिन उठाकर ले जाऊंगा। क्या आपने ऐसा बोला था कि नहीं हमारे पास तो गाड़ी ही धनतेरस के दिन आएगी तो हम आपको तभी दे पाएंगे? तो फिर बस अभी तो कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही डिस्चार्ज नहीं की, तो फिर अब आप इसको बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज कस्टमर डिडंट आस्क फॉर दिस अरेंजमेंट, यू फोर्स्ड ऑन द कस्टमर कि हमारे पास तो जब आएगी हम तभी आपको दे पाएंगे। गुड्स आर आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू द कस्टमर, यानी बिल्कुल सेपरेट कर दिया, अरे उस गाड़ी को हाथ मत लगाना, वो रिजर्व है, वो गाड़ी ऑलरेडी बुकड है शर्मा जी के नाम पे, उन्हीं को डिलीवरी होगी, धनतेरस के दिन की बुकिंग है, राइट? तो फिर गुड्स आर आइडेंटिफाइड किए तो उसी कस्टमर के गुड्स है। गुड्स आर कंप्लीट एंड रेडी फॉर ट्रांसफर, ऐसा नहीं कि भैया अभी तो कार बनकर, अभी तो बनी नहीं कार, तो आपने तो पैसे ले लिए सिर्फ उससे, फिर तो आपका एडवांस है। सेल तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो कार बनकर कंप्लीट तैयार रेडी फॉर डिलीवरी नहीं हुई है, राइट? गुड्स कैन नॉट बी रीडायरेक्टेड टू अनदर कस्टमर, तो हमारे केस में ऐसा भी था क्योंकि आपने जब वो रजिस्ट्रेशन कार्ड आरसी उसके नाम पर बनवा दिया तब तो आप गुड्स किसी और को चाहकर भी नहीं बेच सकते हो। इज दैट क्लियर? तो हमारे केस में अगर कस्टमर ने बोला है कि मैं उस दिन मुहूर्त के दिन ये चीज ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, कस्टमर ने बोला, हाँ गुड्स हमारे पास तो तैयार थे, हाँ हमने गुड्स सेपरेट निकाल के रख लिए थे कि यही वो गुड्स है जो कस्टमर को बिलोंग करते हैं, हाँ तो बस फिर हम आज रेवेन्यू हमारा बुक कर सकते हैं क्योंकि अपनी कार तो बिक चुकी है, बस एक फॉर्मेलिटी बाकी है। इज दैट क्लियर? ओके। ये आईएफआरएस के क्राइटेरियाज है ना, तो यूएस गैप में ऐसे कोई क्राइटेरिया ही नहीं लिखे हुए, ये आईएफआरएस के क्राइटेरियाज है बस, है ना? ओके। तो जहां पर आईएफआरएस के क्राइटेरिया, सिर्फ आपको आईएफआरएस की क्राइटेरिया ध्यान रखना है ना, अभी आईएफआरएस और यूएस गैप अभी बहुत ज्यादा उलझेगा अभी आगे जाकर सिलेबस में, है ना दोस्तों? अब इसके बाद यहां पर हम हर पर्टिकुलर चैप्टर में ना डिस्क्लोजर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डिस्क्लोजर्स की। और डिस्क्लोजर्स का मतलब क्या होता है, ये जो मैं आपको एप्पल का 10 के फॉर्म दिखा रहा था ना, इसमें जो अपन वो फुट नोट्स देखते हैं ना, अकम्पनिंग नोट्स, वो नोट्स के अंदर बहुत सारे डिस्क्लोजर्स आते हैं जिसमें कि यूएस गैप और आईएफआरएस कहते हैं कि आपको अगर आपने ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो आपको उन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर्स अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर देने पड़ेंगे। तो आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या डिस्क्लोजर्स हैं जो कि हमें देने पड़ेंगे। डिस्क्लोजर्स, कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स देना पड़ेगा कि आपको कि आपके कौन कौन से कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं। अब क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि आप हर एक कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट वहां पर दो, तो आपको कस्टमर में इंडिविजुअल कस्टमर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो नहीं देना है, बट एक कैटेगरी वाइज आपको देना है, कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स की अमेरिकन ज्योग्राफी में हमारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, यूरोपियन ज्योग्राफी में हमारे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, या फिर होलसेलर्स के साथ इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर हुए हैं, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इस तरीके, यू हैव टू कैटेगराइज द कॉन्ट्रैक्ट्स कि आपके क्या कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या एसेट्स हैं जो आपके पास रखी हुई है और क्या लाइबिलिटीज है जो आपको पे करनी है, वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है? फिर आपकी कौन कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं जो कि अभी तक आपने नहीं निभाई है, हाउ मच ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर आउटस्टैंडिंग, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था जिसमें से मैंने 4,000 करोड़ का काम कर दिया है, 6,000 करोड़ का अभी काम मेरा करना बाकी है, ठीक है? उसके बाद जो भी मैनेजमेंट ने जजमेंट लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट तो इन्वॉल्व होंगे होंगे कि यार कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, 40% हुआ है कि 35 हुआ है या फिर 45 हुआ है, राइट? सो मैनेजमेंट जजमेंट्स रिगार्डिंग द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट? दिस आर द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स। ओके, तो दोस्तों ये आपने और मैंने किससे रिलेटेड काम कंप्लीट करा अभी? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब किया जाता है और इसमें हमने बहुत सारी सिचुएशंस देखी। क्यों ना अपन एक काम करें, इससे रिलेटेड एमसीक्यू हाथों हाथ ही कर रहे हैं दोस्तों। तो एमसीक्यू में टोटल एमसीक्यूज कितने हैं? 7 का 70% होता है 4.9 यानी 5, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 आपको गलत करना है, इससे ज्यादा गलती नहीं करनी दोस्तों। देखेंगे फर्स्ट, पढ़ेंगे और मुझे आंसर बताइए। तो ये जो अपना मॉक टेस्ट है वो हाथों हाथ ही होता जाता है। हाँ जी बताएंगे। बी, फर्स्ट स्टेप इन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? और वैसे आप में से कोई 5 की 5 स्टेप्स बता सकता है कि सबसे पहली स्टेप क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो सेपरेटली आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, फिर था ट्रांजैक्शन प्राइस, फिर था उस ट्रांजैक्शन प्राइस का क्या
अलोकेशन स्प्लिट करना उसको, है ना, और फिर बस उसके बाद जैसे जैसे एज यू डिस्चार्ज या सेटिस्फाई योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यू कैन बुक योर रेवेन्यूज। दिस वर द 5 स्टेप्स। हाँ जी। दोस्तों ईयर 1 में हमने कितनी कॉस्ट लगाई थी? 2.5 ना? ओके। वैसे ओवरऑल कॉस्ट कितनी लगनी थी? 6.5, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, जिसमें अगर हम 2.5 मिलियन की कॉस्ट लगा चुके हैं आउट ऑफ 6.5, यानी कितना, मतलब कितनी क्यूमुलेटिव कॉस्ट हो गई? 2.5 हो गई, है ना। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है? तो यहां पर हम इनपुट मेथड से जाएंगे कि इफ वी हैव इनकर्ड 2.5 कॉस्ट आउट ऑफ 6.5, से 2.5 डिवाइडेड बाय 6.5, यानी कितना हो रहा है ये? रफली 40s के आसपास आएगा कुछ। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाओ, या तो फिर सेलफोन का कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा इसमें। कैलकुलेटर, सेलफोन का कैलकुलेटर यूज कर लो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो। सो 2.5 डिवाइडेड बाय 6.5, 0.3846, है ना, यानी इसको 38.5% बोलेंगे, ठीक है। इंटू 100 करके अगर बोलेंगे तो 38.46% आएगा। 38.5% हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो हम जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने वाले हैं वो कुल हमें कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है? कुल कुल नहीं, 6.5 नहीं, कुल रेवेन्यू तो 10 है ना। अरे ये तो कॉस्ट है 6.5, कुल रेवेन्यू हमें कितना रिकॉग्नाइज करना है? 10। हम उसमें से कितना रेवेन्यू हम फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? क्योंकि 38.5% काम कंप्लीट हो गया, इसलिए हम 10 मिलियन का 38.5%, 3.85 मिलियन का रेवेन्यू हम कौन सी ईयर में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। सेकेंड ईयर में हमने और कितनी कॉस्ट लगा दी है? 1 मिलियन, यानी आज तक क्यूमुलेटिव कॉस्ट कितनी लग गई है? 3.5। तो कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है? 3.5 डिवाइडेड बाय 6.5 कितना परसेंट होता है? 53% के आसपास हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि 53% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया इसलिए हम 5.3 मिलियन तक का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब क्योंकि हम ऑलरेडी 3.85 का तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ही चुके हैं ना ईयर 1 में, यानी हम एडिशनल रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? ये 53 आ रहा है तो कुछ अलग आ रहा है। 53.8 आ रहा है ना, तो 53.8 यानी 5.38 कर सकते हो, और 5.38 का मतलब पता है क्या होगा? अच्छा, आप सेकंड ईयर में 5.38 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, टोटल रेवेन्यू 5.38 होगा। टोटल 5 पॉइंट नहीं तो इधर 3 कर लिया इधर 5 कर लिया तो 8-9 मिलियन डॉलर तो यही हो गया, है ना। तो ये तो हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज देख रहे हैं, इसलिए ये देख रहे हैं कि क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कितने तक जा सकता है। क्योंकि हम ईयर 1 में इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो जो डिफरेंशियल रेवेन्यू है वो हम रिकॉग्नाइज करेंगे इन ईयर 2। कितना आ रहा है? 1.53, है ना। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो रहा है? ए, ठीक है। 1.53, 1.54, है ना। अपनी एग्जाम में ये हल्का फुल्का डिफरेंस चलेगा, फुल्का डिफरेंस राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आप 1 डिवाइडेड बाय 6.5 कर लो,
और इंटू 10 कर लो तो भी डायरेक्टली आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत थोड़ी है, आपने कोई एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना ही नहीं है ना। ओके, इन्होंने पता है कितना सही शॉर्टकट बोला, इन्होंने बोला सर इतना क्यों घुमा के जाए, इस साल 2.5 की कॉस्ट इनकर हुई तो इस साल कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा 2.5 बाय 6.5। सेकेंड ईयर में 1 की कॉस्ट इनकर हुई है तो सेकेंड ईयर में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा 1 डिवाइडेड बाय 6.5। 1 डिवाइडेड बाय 6.5 रेवेन्यू होगा या रेवेन्यू का प्रपोर्शन होगा, रेवेन्यू का प्रपोर्शन होगा इंटू 10, ये आ जाएगा डायरेक्टली आंसर 1.54। ठीक है, चलिए दोस्तों थर्ड वाला देखेंगे। ओ दोस्तों, घर इसका था या घर तो किसी और का था? घर तो किसी और का था, है ना, क्योंकि अपने को तो सिर्फ कमीशन मिला है ना। क्या लिखा है, रियल्टर, यानी वही अपने रियल एस्टेट एजेंट हो गए ये। ठीक है, अपने को तो कमीशन मिला है सिर्फ 3%, अपने अपना घर थोड़ी अपन ने बेचा है। तो 1.4 मिलियन का 3%, ये हो जाएगा दोस्तों आपका वो रेवेन्यू, है ना। तो थर्ड का ए आ रहा है, बी आ रहा है या सी आ रहा है। अब अगर आप 1.4 का 3% निकालोगे तो 42,000 आ जाएगा, दैट विल बी योर रेवेन्यू। लेकिन क्वेश्चन रेवेन्यू पूछ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 15,000 को भी माइनस करना पड़ेगा, यानी करेक्ट आंसर आ रहा है 3 का ए 27,000। ओके, तो अब ये आपको एकदम समझ में नहीं आया होगा, ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है। बी आ रहा है आंसर, बी। ओके दोस्तों, देखिए यहां पर ये रही हमारी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में अपन इस पे चलते हैं, ये रही बैलेंस शीट, है ना। इस बैलेंस शीट में अगर यहां पर 10,000 है और ये 10,000 कैश में लाया गया है, ठीक है, बाकी सारी चीजें आप 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो कि बाकी सारी चीजें एग्जिस्ट भी करती है, ऐसा आप इग्नोर कर दो। मान लीजिए हमने नया नया काम काज शुरू करा है ना, और हमने 10,000 का फंड डाला है हमारे बिजनेस में, और वो 10,000 एज अ कैश रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी एसेट्स, अभी तो $10,000 तो है ही हमारी एसेट, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, पर ये जो हमारी $10,000 की एसेट है ना, ये बढ़ती है। मान लीजिए कि हमारी $10,000 की एसेट $4,000 से बढ़ती है। कितना सही सवाल पूछा, कैसे बढ़ती है वही मैं बताने जा रहा हूं। हमारी एसेट बढ़ी, कितने से बढ़ी, 4,000 से, पर अब ये दो तरीके से बढ़ सकती है, कि क्या आपका ओनर्स का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है, और ओनर्स का कंट्रीब्यूशन 4,000 से बढ़ा है और एसेट 4,000 से बढ़ी है। ये चीज वहां पर आपको लिखी हुई है, एनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू ओनर्स कंट्रीब्यूशन, है ना। तो क्या यहां पर एसेट बढ़ी और ओनर कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है? हाँ, अगर ऐसा है तो ये आपकी इनकम है, अगर ऐसा है तो ये क्या, ये आपकी इनकम है, ठीक है। लेकिन अगर ये $4,000 का इंक्रीज इधर नहीं हुआ है, यहां हुआ है, लाइबिलिटीज में हुआ है, तो अब ये 4,000 आपकी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज कैसे हो सकती है, आप बैंक से लोन लेकर आ गए, 4,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, 4,000 आपके पास कैश आ गया, या फिर आप सप्लायर से माल उधार लेकर आ गए, तो 4,000 के आपके क्रेडिटर्स हो गए हैं और 4,000 की आपके पास इन्वेंट्री हो गई, तो ये आपकी इनकम नहीं है। यानी कि यहां पर हमसे पूछा जा रहा है, इनकम इंक्लूड्स, इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इंक्रीजेस इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम एनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स नॉट रिलेटेड टू क्या, ओनर्स कंट्रीब्यूशन। तो देखा जाए तो
ये हमारी इनकम हुई या फिर ये हमारी इनकम नहीं हुई? ये हमारी इनकम नहीं हुई। अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और एट द सेम टाइम एसेट इंक्रीज हो रही, तो ये हमारी इनकम नहीं है ना? ये यहां पर लिखा हुआ है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज है एंड नॉट रिलेटेड टू क्या? ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सो इज दिस योर इनकम? नो, इट इज नॉट माई इनकम, बिकॉज मेरा जो एसेट बढ़ रहा है ना, वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इधर मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ रही। सो दैट इज नॉट माई इनकम। मैंने कमाया नहीं, मैंने तो किसी से उधार लिया है, राइट? इंक्रीजेस इन ओनर्स इक्विटी रिलेटेड टू क्या? ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी कंपनी के मालिकों ने ही क्या करा? $4000 और डाल दिए कंपनी के अंदर। क्या ये इनकम है? नहीं, ये भी इनकम नहीं है, क्योंकि जैसे उन्होंने $10,000 डाले थे, वैसे उन्होंने ओनर्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो ये बिजनेस की कमाई नहीं हुई, राइट? इंक्रीजेस इन ओनर्स इक्विटी रिलेटेड टू ओनर्स कंट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन हाँ, अगर इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी हो नॉट रिलेटेड टू ओनर्स कंट्रीब्यूशन, क्या बोल रहा हूं मैं? इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी तो हो, लेकिन वो कैसा हो? नॉट रिलेटेड टू, मतलब ओनर ने पैसा नहीं लगाया लेकिन फिर भी उसका पैसा बढ़ रहा है, तो ये इनकम है। क्योंकि जब अपन P&L अकाउंट में प्रॉफिट शो करते हैं, तो वो प्रॉफिट आपने देखा होगा 11th-12th में कि कहां आकर ट्रांसफर होता है? यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में। सो दिस इज इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी रिलेटेड टू ओनर्स कंट्रीब्यूशन या नॉट रिलेटेड टू ओनर्स कंट्रीब्यूशन? नॉट रिलेटेड, दैट इज योर इनकम, ठीक है? पर यहां पर नॉट रिलेटेड नहीं बोला, यहां पर क्या बोला? रिलेटेड टू ओनर्स कंट्रीब्यूशन। दिस इज अगेन नॉट अवर इनकम। ले देकर क्या बचा है? एनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स नॉट रिलेटेड टू ओनर्स कंट्रीब्यूशन। यानी कि ओनर ने पैसा नहीं लगाया, पर फिर भी हमारी एसेट बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं वो जो एसेट बढ़ी है उसका फायदा किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। और वो इसने पैसा लगाया या फायदा सीधे बस इसको मिला? फायदा इसको मिला बिना पैसा लगाए, दैट इज हिज इनकम। इज दैट क्लियर? ओके, कुछ कहना चाह? है ना? कितना सही बोला बंदे ने कि सर पर इस वाले में ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी एसेट बढ़ी है और ओनर ने पैसा नहीं लगाया है, जबकि लोन लेकर हमने पैसा लगाया है ना? हाँ हाँ, तो यहां पर आ जाएगा ना, लोन आ जाएगा कितने का? 4000 का, और कैश आ जाएगा कितने का? 4000 का। ये इनकम थोड़ी ना हुई? हाँ, तो इनकम नहीं हुई ना? हाँ, तो बी भी सही कैसे हुआ? ध्यान देना बी पे। अरे हाँ, बी भी सही नहीं हुआ है ना? तो अब एग्जाम में ऐसा करना पड़ेगा। तो एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आएंगी जिसमें तीनों हो सकता है गलत, तो फिर आपको उसको टिक लगाना है जिसके ड्यूअल मीनिंग हो। नहीं समझे मेरी बात? यहां पर ये जो बी वाला है ना, इसका एक नहीं दो मीनिंग है। इसमें एसेट बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है, लेकिन वो ओनर के कंट्रीब्यूशन की वजह से बढ़ रही है नहीं। तो अब एसेट दो तरीके से बढ़ सकती है, या तो लोन लेके एसेट बढ़ा लो, और या फिर बिना लोन लिए एसेट बढ़ा लो। और अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन ये निकाल रहे हो एग्जाम में बैठकर कि ये तो लोन लेकर एसेट बढ़ी, तो बस फिर कुछ भी टिक मत लगाना एग्जाम में, तो टिक तो लगाना पड़ेगा ना। तो सीएफए इंस्टीट्यूट कई बार ऐसे आपको तीन आंसर्स दे देगा जो तीनों ही गलत है, एक नजर से देखोगे तो। पर दूसरी नजर से देखोगे तो उन तीन में से फिर भी एक सही है, तो बस वही सही है। एग्जाम में तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना, ठीक? तो आप यहाँ पर बी वाले का कौन सा वाला इंटरप्रिटेशन निकालो? लोन लेकर एसेट बनाई है या बिना लोन लिए एसेट बढ़ गई है? बिना लोन लिए एसेट्स बढ़ गई है, तो अब ये हमारा ओनर्स का फायदा हो गया, इसका ये वाला इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा। क्या क्लियर है सबको? अब मेरी बात समझे क्या? यहां पर ये जो ए और सी है ना, इसके तो ड्यूअल इंटरप्रिटेशन ही नहीं, ये तो क्लियरली रॉन्ग है। लेकिन बी में देयर आर टू इंटरप्रिटेशंस, तो फिर बस जो एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है जो कि इस बात को सपोर्ट कर रहा है, वो वाला करेक्ट हो गया यहां पर, है ना? बी। ओके, फिफ्थ देखेंगे।
कौन सा आ रहा है? ई, सी। आपका बी आ रहा है, सी। ओ, तो ये देखना पड़ेगा ना दोस्तों। ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमसे पूछा जा रहा है कि हम रेवेन्यू कितना रिपोर्ट करेंगे। तो रेवेन्यू है कितना? $1 मिलियन। लेकिन देयर इज अ रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का? 1 लाख का। यानी देखा जाए तो नेट नेट हमें रेवेन्यू कितना मिला है? $9 लाख का रेवेन्यू मिला है ना। ओ, पर कैश तो 8 लाख ही आया फिर। जीरो आता कैश। रेवेन्यू रिकॉग्निशन को कैश से कोई लेना देना है, या रेवेन्यू रिकॉग्निशन को तो कैश से कोई लेना देना ही नहीं। आप फुल माल उधार में बेचो। अगर जब तक प्रोबेबिलिटी है कि हाँ यार हमारा पैसा डूबेगा नहीं, तो फिर बस तब तक आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। और दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से क्या लेना देना है? 7 हो कि 8 हो कि 9 हो एंड सो ऑन, राइट? तो योर रेवेन्यू सिंपली $9 लाख। ठीक है। कितना सही डाउट पूछता है बंदा कि सर ये जो रेवेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, वो रेवेन्यू जो है वो ग्रॉस रेवेन्यू है बिफोर सेल्स रिटर्न्स, और ये रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड अलग है, या फिर रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी इसके अंदर माइनस करा हुआ है? ये कंफ्यूजन आप लोगों को भी तो आया होगा। अच्छा, तभी कुछ लोग सी बोल रहे थे और कुछ लोग बी बोल रहे थे। ओ, ये कंफ्यूजन तो है, और इसका कोई वो भी नहीं है, तोड़ भी नहीं है। बट अब आप किस चीज को अज्यूम करोगे यहां पर कि क्या उन्होंने नेट रेवेन्यू या नेट सेल्स वर्ड लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो फिर इसको ग्रॉस मानना ज्यादा सही है, क्योंकि नीचे रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड अलग से दे रखा है, तो इसलिए इसको अज्यूम किया जाएगा कि ये ग्रॉस है। ठीक है। हाँ, अगर वो सीधे यहाँ पे नेट रेवेन्यू नेट सेल्स बोलता तो बस फिर ये तो ये आंसर होता फिर। ठीक है, क्योंकि ये माना जाता कि फिर वो तो उसके अंदर ऑलरेडी माइनस ही होगा। जैसे ये देखो ना, एप्पल का इनकम स्टेटमेंट, चलो एप्पल ने वर्ड क्या लिखा है? सेल्स लिखा है, एप्पल ने वर्ड ही नेट सेल्स लिखा है, नेट सेल्स लिखा है। सो दे हैव रिपोर्टेड देयर रेवेन्यू नेट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज दैट क्लियर? हमेशा अब आपको कितना सही बोला आपने सर, हमें 11th 12th में जो रेवेन्यू दिखाते थे वो नेट ऑफ सेल्स रिटर्न दिखाते थे। हाँ, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा करना अलाउड नहीं है कि आप फुल रेवेन्यू जो माल बेचा है वो दिखा दो। अगर कुछ सेल्स रिटर्न हुआ है तो आपको माइनस करके शो करना पड़ेगा। क्या क्लियर है? ओके दोस्तों, 6th वाला। कितना आ रहा है? कौन सा? ए। आपको रेवेन्यू निकालना है ना, तो सेल्स प्राइस तो है इतना, कमीशन जो आपको मिला है वो इतना है। तो अब सेल्स प्राइस भी रेवेन्यू हो सकता है, कमीशन भी रेवेन्यू हो सकता है, डिपेंड करता है कि एपेक्स वाज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल और एपेक्स वाज एक्टिंग एज एन एजेंट। यहाँ पर साफ साफ कहीं पर लिखा हुआ है क्या? ओ, अनसोल्ड आइटम्स आर रिटर्न टू द ओनर आफ्टर 90 days, है ना। एपेक्स कंसाइनमेंट सेल्स आइटम्स ओवर द इंटरनेट फॉर इंडिविजुअल्स ऑन अ क्या? कंसाइनमेंट बेसिस। और यहाँ पर कंसाइनमेंट बाय चांस आपने वर्ड मेरे हिसाब से सुन रखा होगा। और कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब ये होता है कि हम किसी का माल मंगवाते हैं, हमारे यहाँ पे रखते हैं, बिक जाता है तो बेच देते हैं, और नहीं बिका तो रिटर्न कर देते हैं। यानी उस गुड्स की जिम्मेदारी हमारी है, या उस गुड्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रिस्क तो सामने वाले की है। कल को उन गुड्स की वैल्यूएशन डाउन हो गई, अपना कोई नुकसान होगा, सामने वाले सप्लायर का ही नुकसान होगा, सप्लायर का ही नुकसान होगा। सो आर वी द प्रिंसिपल और वी आर जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट? इज दैट क्लियर? तो इसलिए हमारा जो रेवेन्यू आएगा वो सिर्फ 5 लाख आएगा, है ना।
यही दोस्तों अगर यहाँ पर बोला होता ना कि अनसोल्ड आइटम्स कैन नॉट बी रिटर्न टू द ओनर, तो फिर तो आप सारी लाइबिलिटी आपकी है, तो फिर पूरा का पूरा ये अपना रेवेन्यू होता। ठीक है, हाँ जी, 7th। ओ, तो अब ना एकदम से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन एग्जाम में बनेंगी कि आपको अपना थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। देखिए क्या है, ये कंपनी क्या करती थी, ये कंपनी प्रीवियसली एक्सपेंस कर देती थी कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कभी आपके सामने एक जिक्र किया होगा कि अगर हम कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हथियाते हैं, जैसे हमने 5 इयर्स का कोई अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लेकिन बीच में एक वो लाइजनिंग एजेंसी थी जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में मदद करी, और हमने उसको मान लीजिए $5 मिलियन दी, उसने हमें $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, हमने उसे $5 मिलियन दिए। पहले ये कंपनी क्या करती थी, उस $5 मिलियन को क्या कर लेती थी, एक्सपेंसेस, नहीं नहीं नहीं, पहले ये कंपनी उसे एक्सपेंस कर देती थी। एक्सपेंस कर देती थी मतलब पूरा $5 मिलियन वो अपनी कॉस्ट मान लेती थी। जैसे ही आप पूरी $5 मिलियन अपनी कॉस्ट इनिशियल ईयर में मान लोगे, तो आपकी नेट इनकम एकदम से ड्रॉप हो जाएगी, नेट इनकम कम हो जाएगी। लेकिन अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अडॉप्ट करा, और इसके तहत वो लोग अब इस $5 मिलियन को वन शॉट में राइट ऑफ कर पाएंगे, वन शॉट में एक्सपेंस कर पाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, जिसकी वजह से नेट इनकम उनकी पहले जितनी आती थी उतनी आएगी, उससे कम आएगी, उससे ज्यादा आएगी, उससे ज्यादा आएगी, क्योंकि अब आप $5 मिलियन वन शॉट में एक्सपेंस में लिखने की बजाय 1-1-1-1 करके कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट है वो इनिशियली लोअर अपीयर होगा, अनचेंज होगा, या हायर अपीयर होगा, हायर अपीयर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि आप वन शॉट में लिख दोगे तो इनिशियली आपका प्रॉफिट एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, और आप धीरे धीरे स्प्रेड करोगे तो आप कम चार्ज कर दोगे फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में, एक्सपेंस कम चार्ज करोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। क्या क्लियर है सबको? ठीक है, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो दोस्त? कब ड्रॉप होगी इनकम? मान ली थी नहीं, मान नहीं ली थी, माना करती थी। अच्छा, नहीं नहीं, अ कंपनी प्रीवियसली एक्सपेंस्ड। हाँ नहीं, प्रीवियसली एक्सपेंस का मतलब क्या है कि कंपनी पहले ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया करती थी, लेकिन फिर उसके बाद जब ये कॉन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने, और ये बहुत पुरानी बात है दोस्तों, 10-11 साल पुरानी बात है, जब ये बने तब उन्होंने ये वाला जो फैसिलिटी था वो हटा दिया। तो अब क्या होगा, अब उनकी इनकम ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि अब वो जो भी नया खर्चा करेंगे उसको वो स्प्रेड करेंगे, तो अब उनकी इनकम, दिस रिकॉग्निशन मेक्स द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इनिशियली अपीयर कैसा, हायर। इज दैट क्लियर? तो वो पहले किया करते थे, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्या क्लियर? ओके, हाँ, अब आपके प्रॉफिट ज्यादा स्मूथ रहेंगे। पहले तो क्या होता था, जिस साल कॉन्ट्रैक्ट मिला सारा उसी साल में हमने पूरा का पूरा एक्सपेंस शो कर दिया, तो एकदम से उस साल के प्रॉफिट ड्रॉप हो जाएंगे, बाकी साल के प्रॉफिट बढ़कर आएंगे। लेकिन अब वो स्मूथ आउट हो जाएंगे, तो अब आपके प्रॉफिट्स इवनली स्प्रेडेड भी होंगे, है ना। दोस्तों एक चीज थी इस चैप्टर में, शायद मैं बोलना भूल गया, वैसे कॉमन सेंस वाली बात थी, वो ये है, ओके, ये वाली चीज मैं बोलना भूल गया, हालांकि कॉमन सेंस और 11th-12th वाली बात है, कि जब भी आप रेवेन्यू रिपोर्ट करोगे, वो हमेशा रेवेन्यू कैसे रिपोर्ट होगा, नेट ऑफ एनी रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। आपने 11th-12th में भी देखा होगा कि मान लीजिए कि हमने सेल्स किया है 1 करोड़ 20 लाख का, है ना, लेकिन उसमें से 15 लाख के गुड्स रिटर्न आ गए। होता ही है ना यार ऐसा, कई बार अपन भी तो अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं और फिर हम रिटर्न कर देते हैं, तो अमेजोन उसको सेल्स बता ही नहीं सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कहना है कि अमेजोन अगर तुमने माल बेचा और वो तुमको रिटर्न भी आ गया, तो ऐसा मानेंगे कि माल बिका ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सेल्स में से रिटर्न को माइनस करके नेट सेल्स शो करना पड़ेगा, राइट। तो मान लीजिए कि 15 लाख के गुड्स अमेजोन वालों को रिटर्न आ गए, तो अब अमेजोन क्या बोलेगा, हमारा जो माल बिका है वो सिर्फ कितने का बिका है, 1 करोड़।
5 लाख रुपीस का ही हमारा नेट सेल्स हुआ है ना, और नेट सेल्स को ही आप एज ए रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बात तो आपको 11th-12th में ही सिखा देती। एक बात और बताता हूं जो 11th-12th में नहीं बताई जाती है। अगर अमेजॉन कुछ गुड्स बेच रहा है या कोई सा भी कंपनी गुड्स बेच रही है और उस पर वो वारंटी दे रही है, अब देखना यहां पर कितना बड़ा चक्कर आ जाएगा। जैसे अमेजॉन ने कोई सा गुड्स बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी, टीवी सेल करा अमेजॉन ने और उनका कहना है कि टीवी पर 4 इयर्स की वारंटी है, कुछ भी हो जाए हम आपको टीवी रिप्लेस करके देंगे, या कोई कंपोनेंट खराब हो गया तो हमारा बंदा आएगा वहां पर आपको रिप्लेस करके देगा अगले कितने 4 साल तक, ठीक है। मान लीजिए वो टीवी अमेजॉन ने 1 लाख रुपीज में सेल करा है और अमेजॉन ने लिख दिया कि हमारा सेल्स हुआ है कितने का, 1 लाख का, है ना। क्या अभी आपकी कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हुई है, या ऐसे तो मैक्सिमम काम आपने कर दिया लेकिन फिर भी आपकी ऑब्लिगेशंस तो बाकी है, ऑब्लिगेशंस तो बाकी है। बट अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि फिर 4 साल तक वेट करें फॉर रिपोर्टिंग द रेवेन्यू, वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा, राइट, है ना। तो यहां पर ऐसा बोला गया कि आपने आज 1 लाख रुपीज में टीवी सेल करा है, आप सेल्स तो रिकॉर्ड कर लो कितने का, 1 लाख का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके आगे जाकर वारंटी एक्सपेंसेस आ सकते हैं, आएंगे या नहीं आएंगे गॉड नोस, पर आ सकते हैं, राइट। अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो जब आएंगे तब की तब देखेंगे। मान लो वो 3rd ईयर में आए, कितने का है वारंटी एक्सपेंस, मान लो 20,000 का एक कोई टीवी का आईसी था, वो आईसी उड़ गया, आईसी जाकर हमने रिप्लेस कर दिया 20,000, तो फिर उस केस में अमेजॉन 20,000 रुपीज का एक्सपेंस कब शो करेगा, इन ईयर 3। पर ये मैचिंग प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएगा। क्यों मैचिंग प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि वो रेवेन्यू तो कौन सी ईयर में चला गया, ईयर 1 में, और उस रेवेन्यू के मैचिंग वाला जो एक्सपेंस है वो कौन सी ईयर में जा रहा है, ईयर 3 में, है ना। तो इसलिए दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने कहा कि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए कंपनी को ईयर 1 में एस्टिमेटेड वारंटी एक्सपेंसेस का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड वारंटी एक्सपेंसेस का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। फिर उसे हमको क्या मालूम चलेगा कि वारंटी आएगी या नहीं आएगी, भाई आप इतने साल से धंधा कर रहे हो तो आपके पास भी तो एक डेटा कलेक्टेड है कि यार नॉर्मली अगर हम 100 टीवीज बेचते हैं तो कितने टीवीज में वारंटी ट्रिगर होती है। मान लो 100 में से 5 टीवीज में वारंटी ट्रिगर होती है ना, और वो वारंटी जो ट्रिगर होती है मान लो कंप्लीट टीवी की रिप्लेसमेंट की ट्रिगर होती है, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, अगर आपने 1 लाख रुपीज में हर टीवी को बेचा और मल्टीप्लाई बाय 100 टीवीज, 1 लाख इंटू 100 यानी कितना हो गया, 100 लैक्स, 1 करोड़, 1 करोड़ आपका सेल्स आएगा, दैट इज योर ग्रॉस सेल्स। लेकिन आपको मालूम है कि अगले 4 साल में 5 टीवी इसमें से फूट जाएंगी और हमें रिप्लेस करके देनी पड़ेगी। हमें कैसे मालूम है, बेस्ड ऑन अवर पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड आप इतने साल से धंधा कर रहे हो, सो यू नो कि ऑन एन एवरेज क्या होता है, कितनी वारंटीज ट्रिगर होती है, राइट। तो बाय एक्सपीरियंस इफ यू नो कि 5% ऑफ द टीवीज में वारंटी क्लेम आते ही आते हैं और हमें कंप्लीट टीवी रिप्लेस करनी पड़ती है, तो आप 5 टीवीज के बराबर का अमाउंट यानी 5 लाख रुपीस का प्रोविजन आप आज ही क्रिएट कर दोगे, और अब आप अपना नेट सेल्स 1 करोड़ शो ही नहीं करोगे, 95 लैक्स ही आपका नेट सेल्स शो किया जाएगा। ये शायद 11th-12th में नहीं बताते एस्टिमेटेड वारंटी वाला, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है। मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए वारंटी आपको उस साल में नहीं करनी जिस साल में होने वाली, फिर ये तो मिसमैच हो जाएगा, मैचिंग की वजह मिसमैच हो जाएगा। मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए एस्टिमेटेड वारंटी आपको आज ही माइनस करनी पड़ेगी, ताकि जिस साल में रेवेन्यू आया उसी साल में उसके एस्टिमेटेड खर्चे भी आ जाए। क्या है, क्लियर है। और ये कंजर्वेटिज्म के हिसाब से भी है, लेट्स बी कंजर्वेटिव, क्योंकि वारंटी क्लेम आते ही आते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखना, यहां पर ना मैनेजमेंट गेम खेल सकता है। मैनेजमेंट को अगर इस साल अपने प्रॉफिट ज्यादा दिखाने हैं तो मैनेजमेंट अपने जजमेंट लगाकर क्या बोलेगा, नहीं हम तो वारंटी क्लेम सिर्फ 3% ही बुक कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा करने से ऑटोमेटिकली 2 लाख रुपीस जो उनको एक्सपेंसेस प्रोवाइड फॉर करने थे उन्होंने प्रोवाइड फॉर नहीं करा, तो टू दैट एक्सटेंट हमारी इनकम बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें जो कि एक एनालिस्ट को ध्यान देनी पड़ती है। इज दैट क्लियर, है ना। ऐसे केसेस में क्या होता है, वो जो अर्निंग्स कॉल होता है ना, कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, वहां पर यू कैन आस्क देम क्वेश्चन कि आज तक तो यू यूज्ड टू प्रोवाइड फॉर 5% warranty claim provision, but we just read your quarterly earnings या फिर annual report and you have started providing for just कितना परसेंट, 3%, why so। अब मैनेजमेंट उसका एक्सप्लेनेशन देगा, राइट। वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस कुड बी, अगर मैनेजमेंट ने सही में 5 को 3 करा एंड दे हैव अ रीजन टू बिलीव, तो वो क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो इसके पिछले 2-3 सालों में वारंटी क्लेम्स आ रहे थे, उससे हमारी रिसर्च टीम को पता चला है कि इसके अंदर
एक मटेरियल है जो कि हम वो सेमीकंडक्टर मटेरियल था जिसको हम इससे बनाते थे, उसकी वजह हमने उसको दूसरे मेटल से बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब टीवी में कंप्लेंट्स कम आएंगे और कम आने की वजह से अब हमारे वारंटी क्लेम कम आएंगे. सो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद देयर आंसर देन यू विल से ओके आई एक्सेप्ट दिस, बट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो फिर आप लोग क्या करोगे एज एन एनालिस्ट, आप उसको 3 को वापस से बढ़ाकर 5 पर, कंपनी ने तो नहीं करा लेकिन अपन अपने यहां पर चेंज कर देंगे और फिर देखेंगे यार कंपनी का असली प्रॉफिट हमारी नजरों में आखिर क्या है. इज दैट क्लियर? ये है दोस्तों यहां पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड वारंटी प्रोविजंस भी आपको माइनस करने पड़ते हैं ना. सो रेवेन्यू इज रिपोर्टेड नेट ऑफ एनी रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, एग्जांपल एस्टिमेटेड वारंटी प्रोविजंस है ना, एंड कस्टमर डिस्काउंट्स. क्या क्लियर है सबको? चलिए दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड एस्पेक्ट कंप्लीट किया है ना. ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन की. ओके, एक्सपेंस रिकॉग्निशन आखिर क्या होता है? तो दोस्तों जैसे इनकम इज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एक्सपेंसेस आर अ डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स. ठीक है, आज मेरे पास कैश रखा हुआ था पर मेरा सैलरी देने का दिन था, तो मेरे पास से कैश चला गया. So there is a decrease in the economic benefit, and decrease in economic benefit is an expense. ठीक है, ओके दोस्तों, आखिर एक्सपेंसेस किस किस तरीके से हो सकते हैं? सो एक्सपेंसेस आर डिक्रीजेस इन द इकोनॉमिक बेनिफिट है ना, दे आर इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लोज और डिप्लीशन ऑफ एसेट्स, या तो देयर वुड बी एन आउटफ्लो ऑफ एसेट, जैसे कैश अगर मेरे पास से बाहर गई, सो देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ एसेट, इट्स एन एक्सपेंस. या फिर देयर कुड बी डिप्लीशन ऑफ एसेट, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी रखा हुआ था, मैंने उसको 10 लाख में खरीदा था, लेकिन अब साल भर बीत चुका है, मैंने इस पर 2 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन बुक कर लिया. तो अगेन देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ एसेट, एंड डिप्लीशन ऑफ एसेट इज अ डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट, सो इट्स एन एक्सपेंस. ठीक है, और इनकरेंस ऑफ लाइबिलिटीज, या फिर आपने कुछ लाइबिलिटी इनकर कर दिया. लाइबिलिटी कैसे इनकर हो सकती है? जैसे कि मंथ एंड हुआ, मैंने सैलरी अगर पे कर दी तो देयर वुड बी एन आउटफ्लो ऑफ एसेट, और अगर मैंने सैलरी पे नहीं भी करी तो भी अब मेरे सर पर एक लाइबिलिटी तो क्रिएट होगी कि अरे महीना खत्म हो गया, मुझे तो सैलरी देनी ही पड़ेगी. राइट, आप लोग जिन्होंने 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ रखा है उनको ये मालूम होगा कि फिर ऐसे केस में हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, या तो आउटस्टैंडिंग सैलरी या वो सैलरी पेएबल, ऐसा कुछ नहीं अकाउंट आप करते थे है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. ठीक है, अगेन इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज रिजल्टेड इन इनकरेंस ऑफ अ लाइबिलिटी. राइट, और इस लाइबिलिटी की वजह से देयर विल बी डिक्रीज इन इक्विटी. बताइए क्यों होगा देयर विल बी एन डिक्रीज इन इक्विटी? क्योंकि काश ये लाइबिलिटी नहीं होती तो फिर वो हमारा प्रॉफिट होता, बट अब ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, हमारा एक्सपेंस आ रहा है, तो एक्सपेंस की वजह से जो अदरवाइज इक्विटी में पैसा जाना चाहिए था उतना जाएगा, उससे कम जाएगा, उससे कम जाएगा. इज दैट क्लियर? हर वो चीज जो प्रॉफिट को रिड्यूस करती है वो इक्विटी को भी रिड्यूस करती है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, टू द इक्विटी. इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, काश दुनिया कैश बेसिस पर चलती तो आपके मेरे कोई झगड़े ही नहीं होते. कैश दिया मतलब खर्चा, कैश आए मतलब इनकम, लेकिन दुनिया उतनी आसान नहीं है. और आपको पता है हमारा 100% जो अकाउंटिंग है वो किस पर बेस्ड है, अक्रूवल बेसिस पर. आपने कैश दिया हो या नहीं दिया हो इससे फर्क नहीं पड़ता है. क्या आपका खर्चा इनकर हो गया, अक्रू हो गया, किसी ने आपके यहाँ पर महीने भर काम कर लिया है ना, तो उसकी अब जो सैलरी है वो आपके लिए खर्चा है, फिर आप उसको कैश में पे करो या उसको 4 महीने बाद पे करो. इज दैट क्लियर? तो अकाउंटिंग कहता है कि आपने एक बार लाइबिलिटी इनकर कर ली, वो आपका खर्चा हो गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेमेंट. और वैसे ही अभी तो हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी तो पढ़ते हैं कि हमने माल बेच दिया ना, हमारा तो सेल्स हो गया, हमारी तो इनकम हो गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमें कैश आज मिलेगा या 3 मंथ्स बाद मिलेगा. राइट, तो दोस्तों यहां पर अंडर द अक्रूवल मेथड हम एक्सपेंस का रिकॉग्निशन कब करते हैं? उस पीरियड में करते हैं जिस पीरियड में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिले हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने अगस्त मंथ में हमारे यहां पर जॉब किया और सैलरी भले ही हमने उसको सितंबर में पे करा, 10th ऑफ सितंबर, लेकिन खर्चा इसे सितंबर का बोला जाता है अकाउंट्स में, अगस्त का ही बोला जाता है, अगस्त का. तो एक्सपेंसेस का रिकॉग्निशन उस पीरियड में होता है जिस पीरियड में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिले. सामने वाले ने आपके यहाँ पर 1 मंथ पूरा काम किया है तो आपको बेनिफिट
अगस्त में ही मिल गए तो ये उसी मंथ का खर्चा है, ठीक है दोस्तों। अब इस चीज को हासिल करने के लिए हम यूज करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, या फिर एक और तरीका होता है कैपिटलाइजेशन, या फिर एक और तरीका होता है एक्सपेंस इन द पीरियड इनकर्ड। ओके, ये तीनों कुल मिला के घुमा फिरा कर एक ही बात है ना। यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपने जब गुड्स खरीदे सप्लायर से और आपने उसको पेमेंट कर दिया, आपने गुड्स परचेज कर लिए, ये उस वक्त आपका एक्सपेंस नहीं है। तब तक गुड्स खरीदे हुए आपका एक्सपेंस नहीं है जब तक वो गुड्स बिक नहीं जाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, परचेज इज नॉट योर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज योर एक्सपेंस। क्या बोल रहा हूं मैं? परचेज इज नॉट योर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज योर एक्सपेंस। ठीक है, अब कोई हो सकता है मेरी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे कि नहीं सर आप तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमने 11th-12th में वो बनाया था इनकम स्टेटमेंट, तो हमने यहां सेल्स लिखा था और हमने यहां पर क्या लिखा था? 2 ओपनिंग स्टॉक, याद करो वो दिन। फिर हमने यहां पर लिखा था 2 परचेजेस और यहां पर हम लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो सर फिर ये परचेजेस देखिए ना कहां लिखा जा रहा है? एक्सपेंसेस में। पर मैं फिर भी कह रहा हूं मेरे भाई, परचेज एक्सपेंस नहीं है। विश्वास नहीं होता तो ऐसे समझो कि अगर आपके पास सपोज कीजिए कि ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है 2000 का और आपने परचेज कर लिया 15,000 का, है ना, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है सपोज कीजिए कितने का? 7,000 का, है ना। तो थोड़ा सा मेंटल मैथ्स कीजिए, आपके पास शुरुआत में ओपनिंग में स्टॉक कितना रखा था? 2000। आपने और कितने का खरीद लिया, यानी ओवरऑल आपके पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी कितनी हो गई? 17। लेकिन उसमें से कितना रह गया, मतलब कितने का बेच दिया? 10,000 का बेच दिया। और वो जो 10,000 का माल बेचा, वो बेचा कितने में? 25,000 में। 10,000 का माल बेचा, 10,000 की लागत का माल बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 10,000, बट वो 10,000 की चीज बेच बाच कितने में थी? 25,000 में। यानी आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों? 15,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने 5,000 के गुड्स और खरीद लिए पर वो बेचे नहीं, तो सिंपल क्या होगा? 5,000 परचेज में ऐड हो जाएगा, लेकिन वही 5,000 वापस से कहां ऐड हो जाएगा? तो बताइए क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा या वो तो सेम ही रहेगा? सेम ही रहेगा। तो यही तो मैं समझा रहा हूं, परचेजेस इज नॉट एक्सपेंस। वो तो आपने इधर परचेज करी तो उधर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। हाँ, पर अगर वो माल बिक गया तो फिर क्लोजिंग स्टॉक नहीं बढ़ेगा और फिर उस केस में वो एक्सपेंस माना जाएगा। सो परचेज इज नॉट एक्सपेंस, योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज योर एक्सपेंस। और आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वेशन जानते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वेशन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो जस्ट अभी नहीं मैंने कैलकुलेट करके बताया था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्या? क्लोजिंग। क्योंकि ओपनिंग बताता है कितना पहले से रखा हुआ है, परचेज बताता है और कितना खरीद लिया, टोटल अवेलेबिलिटी इतने की हो गई, उसमें से कुछ गुड्स हमारे पास रखे हुए हैं, माइनस कर दो। तो जो अब बचा हुआ अमाउंट है, उतनी लागत के गुड्स हमने बेच दिए हैं, उतनी कॉस्ट के गुड्स हमने बेच दिए हैं। उतने में नहीं बेचे, बेचे तो उससे ज्यादा में होंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वेशन क्या हुई? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट? ओके, तो दोस्तों मैचिंग प्रिंसिपल यहां पर कहता है कि अगर आपने इन्वेंट्री परचेज करी है कौन से क्वार्टर में? 4th क्वार्टर में, है ना, ऑफ फर्स्ट ईयर, लेकिन आपने उन गुड्स को बेचा कब है? 1st क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो बताइए अब आप उन गुड्स की लागत को कॉस्ट कब मानेंगे? 1st क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जब माल बिका है तभी उसकी लागत लिखी जाएगी। ठीक है, ओके। अनदर एग्जाम्पल इसका यह है कि जो गुड्स अगर आपने सेल करे हैं, ठीक है, तो जब वारंटी क्लेम आएगा तब उसका खर्चा रिकॉग्नाइज करेंगे, या वारंटी आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा और डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ सेल रेदर देन व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट आर इनकर्ड? क्योंकि फिर ये मैचिंग प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएगा कि माल बेचा हो तो आपने इस साल लिख लिया और वारंटी क्लेम आप 2 साल बाद लिख रहे हो, जबकि वो खर्चा जो है वो तो इस सेल्स के करस्पॉन्डिंग है। तो वो खर्चे का एक प्रोविजन आपको यहीं पर ही बनाना पड़ेगा। क्या है? क्लियर है? ओके।
कोई बच्चा एक डाउट पूछ सकता है कि सर फिर मान लो 5 की जगह 6 टीवी खराब हो गए तो क्या होगा? बोल चेक लेने देनी, है ना? आप अपना बेस्ट दे सकते थे मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। अगर 5 की जगह 6 टीवीज खराब हो गए तो एक्स्ट्रा 1 टीवी का खर्चा आपका थर्ड ईयर में जाएगा। उसका क्या कर सकते हैं? अगली बार अपने मैनेजमेंट के जजमेंट और इंप्रूव करना, और क्या, राइट? दोस्तों मैचिंग प्रिंसिपल का ही एक उदाहरण है कैपिटलाइजेशन। अगर मैं मशीन खरीद कर लाया तो वो मशीन पता है मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूंगा। मान लीजिए कि 10,000 रुपीज में से मैंने क्या करा, 6,000 रुपीज की मशीन खरीद ली, तो अब मेरा कैश तो कम हो जाएगा 6,000 से, है ना? अब मेरा कैश बचेगा सिर्फ कितना, 4,000। लेकिन हाँ, 6,000 की अब मेरे पास यहाँ पर एक एसेट होगी इन द नेम ऑफ मशीन। मान लीजिए कि ये जो मशीन है इसकी लाइफ है 5 इयर्स, ये 5 साल चलेगी मशीन। तो दोस्तों ये जो 6,000 रुपीज मेरे बिजनेस से कैश गया है ना, इसको मैं इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं करूंगा। अरे मान लो कि ये 6,000 रुपीज मैंने मशीन खरीदने की बजाय किसी स्टाफ मेंबर को मैंने सैलरी दे दी होती, तो अब क्या जो मैंने स्टाफ मेंबर को सैलरी दी है वो मेरी एसेट है या वो तो मेरा एक्सपेंस है? वो तो एक्सपेंस है। तो वो 6,000 उधर मेरे कैश को रिड्यूस करता और 6,000 कहां आ जाता, मेरे एक्सपेंसेस में, ठीक है? लेकिन मशीन जो आपने इस पीरियड में खरीदी है उसका बेनिफिट सिर्फ इस पीरियड में मिलेगा, स्प्रेड होगा ओवर 5 इयर्स, स्प्रेड होगा ओवर 5 इयर्स। तो अकाउंट्स कहता है कि ऐसी चीजें जिनका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलने वाला हो, आप उनको एक्सपेंसेस में ना भेजें। आप उसकी बजाय उन उन खर्चों को आप कैपिटलाइज करें। कैपिटलाइज करें यानी कि आप उन खर्चों को कहां शो करें, एसेट्स में शो करें। और धीरे धीरे, है ना, हर साल कितने अमाउंट, 1,200 रुपीज आप यहां से बाहर निकाल लें एसेट से, और वो 1,200 रुपीज आप कहां शो कर दे, इनकम स्टेटमेंट में शो कर दे। फर्स्ट ईयर के इनकम स्टेटमेंट में भी 1,200 शो कर दीजिए, जब आप सेकेंड ईयर का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तब भी आप कितना शो कर दीजिए, 1,200 एंड सो ऑन। ग्रेजुअली क्या होगा, ये जो एसेट है ये बचेगी या ये धीरे धीरे जीरो पर आ जाएगी, जीरो जीरो पर आ जाएगी, पर एक्सपेंसेस धीरे धीरे यहां पर बुक होता जाएगा। एक्सपेंसेस का टोटल अगेन कितना आएगा, 6,000 ही आएगा। अगर दोस्तों मशीन को आप यहां पर कैपिटलाइज करने की बजाय सीधे एक्सपेंसेस में भेजते, ये बोलते कि हम तो इतनी मोहमाया में पड़ते ही नहीं, हमने तो मशीन खरीदी ना, हम तो डे 1 पर मशीन को हम तो यहां लिखेंगे ही नहीं मशीन, हम तो सीधे बोलेंगे 6,000 धंधे में से बाहर गए ना, तो बस ये 6,000 पूरा का पूरा हमारे लिए ईयर 1 का क्या है, एक्सपेंस। तो फिर इस मेथड को कहते हैं कि आपने देखा जाए तो खर्चों को कैपिटलाइज करा या आपने खर्चों को एक्सपेंस आउट कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया, एक्सपेंसिव, ठीक है? दोस्तों बताइए ओवर द 5 इयर्स होराइजन दोनों में कोई फर्क पड़ेगा, या ओवर द 5 इयर्स होराइजन अल्टीमेटली वी वुड एंड अप एट द सेम प्लेस, वी वुड एंड अप एट द सेम प्लेस? यार दो चॉइस है आपके, आप 6,000 की मशीन लाए, या तो पूरा 6,000 आज ही इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस लिख दो, और अगले 4 साल तक अब आपको एक्सपेंस लिखने की जरूरत है, आप कोई जरूरत नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है, और जो कि अकाउंट्स बताता है और जो कि हर कंपनी फॉलो करती है, वो ये है कि ये जो 6,000 है इसका बेनिफिट आपको क्योंकि अगले 5 इयर्स तक मिलने वाला है, तो इस 6,000 का जो खर्चा करके आप मशीन लाए उसको अभी आप कहां शो करो, एज एन एसेट, और धीरे धीरे उस एसेट का बैलेंस रिड्यूस कर करके 1,200 वहां से निकाल कर कहां शिफ्ट करते चले जाओ, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड में आप शिफ्ट करते चले जाओ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। क्या फायदा है डेप्रीसिएशन वाली प्रोसेस का, कि आपके जो प्रॉफिट है वो एकदम फ्लक्चुएट नहीं होते, स्टेबल रहते हैं, और मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो होता है, क्योंकि जो मशीन से प्रोडक्शन जनरेट होगा वो कैसे, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन जनरेट होगा, अगले 5 इयर्स तक प्रोडक्शन जनरेट होता जाएगा। तो जो रेवेन्यू आएगा, तो जो सेल्स रेवेन्यू आएगा ना इनकम स्टेटमेंट में, इस मशीन से जनरेटेड जो प्रोडक्शन का सेल्स रेवेन्यू तो फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। तो मैचिंग प्रिंसिपल तो तभी फॉलो होगा जब हम इस मशीन को पहले क्या करें, कैपिटलाइज करें, और धीरे धीरे उसको क्या कर दे, एक्सपेंस आउट कर दे, ठीक है? अगर दोस्तों फिर भी कोई कंपनी ऐसा करती कि नहीं अपन तो आज एक्सपेंसेस में डाल दो, तो फिर उस कंपनी को आप दूसरी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर एक कंपनी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को
एक्सपेंस आउट कर रही है और दूसरी कंपनी उसको क्या कर रही है, कैपिटलाइज कर रही है, तो फिर ऐसे केस में इन दोनों कंपनीज के इनकम स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं होंगे। वो कंपनी जो डे वन पे एक्सपेंस आउट कर दे रही है, ये मान दे रही है तो हमारा पूरा खर्चा ही है, उसके इनकम स्टेटमेंट इनिशियल ईयर्स में तो उनका प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन लेटर ईयर्स में उनका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। और वो कंपनी जो कैपिटलाइज कर रही है उसका फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट ज्यादा आएगा रिलेटिवली, लेकिन बाद वाले सालों में उसका प्रॉफिट कम आएगा। इज दैट क्लियर? लोअर आएगा। क्या क्लियर है? ओके। अब आप यही पूछोगे कि सर क्या एक कंपनी की मर्जी है कि उसको एक्सपेंस करना है, उसको कैपिटलाइज करना है? हाँ हाँ, इसका जवाब है हाँ। कई सारी ऐसी रियल लाइफ में सिचुएशंस आएंगी जिसमें एकदम से मालूम ही नहीं चलेगा कि यार अब क्या करें, इस खर्चे को एज एन एसेट लिखें या फिर इस खर्चे को एक काम करो लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाबर नाम की एक कंपनी, तो डाबर को लग रहा है यार हमारी थोड़ी इमेज ऐसी बनती जा रही है कि वी आर एन ओल्ड एज कंपनी, हमें थोड़ा सा अपने आप को यंग शो करना है लोगों के साथ। तो उन्होंने 4 लोगों की टीम बिठाई कि अब बताओ जरा क्या करें। तो उन 4 लोगों ने सजेस्ट किया कि हमें भारी एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा और भारी एडवर्टीजमेंट करके हमें हमारी पूरी इमेज रीब्रांड करनी पड़ेगी, और उसमें हमारा 40 करोड़ का खर्चा आएगा एडवर्टीजमेंट का। पूरा एडवर्टीजमेंट चलाएंगे अगले 6 महीने तक तबीयत से, पूरी इमेज बदल डालेंगे कंपनी की। 40 करोड़ का खर्चा करा। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या अब हम इस 40 करोड़ को पूरा एक्सपेंसेस मान लें इसी साल में, या फिर इस एक्सपेंस को 40 करोड़ को हम कैपिटलाइज करें और धीरे धीरे राइट ऑफ करें। तो अब आइडियली तो आपका कहना है धीरे धीरे राइट ऑफ, क्योंकि इसका बेनिफिट आज मिलने वाला है, आने वाले सालों तक मिलने वाला है, आने वाले सालों तक मिलने वाला। जैसे ही आपने ऐसा बोला ना आने वाले सालों तक मिलने वाला, तो मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि कितने सालों तक मिलेगा। तब आपके पास कोई जवाब नहीं। आपने कहा इट कुड बी 3 years, इट कुड बी 5, इट कुड बी 7, इट कुड बी 10, इट कुड बी फॉरएवर, है ना? ओके। तो ऐसे केस में क्या होता है, अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा कहते हैं कि अगर आपको अनसर्टेनिटीज हो कि पहली बात तो ये कि फायदा मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा तो भगवान ही जानता है। अरे आपने खूब तबीयत से एडवर्टीजमेंट कर दिया, पर लोगों ने उसको एक्सेप्ट करा, कितना करा, मान रहे आपकी बात, नहीं मान रहे, ये तो दूसरा पहलू है ना। तो व्हेन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर लेस प्रोबेबल या आर वेरी अनसर्टेन कि यार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कितने साल तक मिलेंगे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कहते हैं कि फिर ऐसे खर्चे को कैपिटलाइज नहीं करना है। ऐसे खर्चे को आज ही आप क्या करो, एक्सपेंसेस में लिखो। तो एक कंपनी क्या करेगी, उसको हो सकता है एक्सपेंस में शो कर दे, दूसरी कंपनी बोले नहीं नहीं, वी आर एक्सपेक्टिंग द बेनिफिट्स टू अक्रू ओवर 3 years, हेंस वी आर कैपिटलाइजिंग। तो एक ही चीज का दो कंपनी अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकती है। तो एज एन एनालिस्ट आपको पता होना चाहिए कि कंपनीज ऐसे एम्बिगियस खर्चे को, यानी जिसका एकदम क्लियर कट क्लासिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, उसको कंपनीज क्या कर रही है, एक्सपेंस में डाल रही है या फिर कैपिटलाइज कर रही है। क्या क्लियर है सबको? मेरी बात आई समझ में, है ना? ओके। तो जो अपन अकाउंट्स पढ़ते हैं ना 11th 12th में, वहां तो क्या बहुत स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन होते हैं, पर रियल लाइफ इतनी स्टैंडर्ड नहीं होती। रियल लाइफ में इतने सारे खर्चे होते हैं कि कुछ कुछ खर्चे में तो सही में समझ में ही नहीं आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या करे। जैसे रिलायंस जियो है, और जियो ना ऑप्टिक फाइबर केबल पर टेस्टिंग कर रहा है, और वो टेस्टिंग करने करने में उन्होंने 20 करोड़ रुपए लगा दिए, चला चला कर देखा एक्सपेरिमेंट। अब क्या करें, इस 20 करोड़ को खर्चे में बताएं या फिर इस 20 करोड़ को कैपिटलाइज करके धीरे 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 एक्सपेंसेस में शो करें। सो देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ सिचुएशंस इन द रियल लाइफ, राइट? तो इसलिए हो सकता है अलग अलग कंपनीज अलग अलग ट्रीटमेंट फॉलो कर ले। ठीक है, ओके। दोस्तों कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिनका रेवेन्यू से कोई कनेक्शन नहीं होगा, यानी वो खर्चा हो गया, अब इससे कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, है ना? इसका एक एग्जांपल हो सकता है आपकी कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उसकी सैलरी। तो ऐसा खर्चा जो आपको मालूम है कि यार इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा, ये तो बस मैंने खर्चा इस बार दिया और बस इसका बेनिफिट मुझे इसी बार मिला है, तो ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं, पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है यह वह कॉस्ट होती है जिसका रेवेन्यू जनरेशन से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है ना? तो फिर ऐसे केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस कॉस्ट को कैपिटलाइज करा और फिर राइट ऑफ करा, क्योंकि राइट ऑफ यानी मैं राइट ऑफ वर्ड बोल रहा हूं, उसकी जगह बोलना चाहिए कि उसको एक्सपेंस में शो करा।
क्यों? क्योंकि रेवेन्यू से आप मैच कैसे करोगे? इस खर्चे का तो कोई कनेक्शन ही रेवेन्यू से नहीं है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब रेवेन्यू तब उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस बुक करो, लेकिन वो एक्सपेंसेस भी वो होने चाहिए जिसका सीधा कनेक्शन किससे हो? रेवेन्यू से। जैसे वारंटी का कनेक्शन आप रेवेन्यू से बिठा सकते हो कि जितना ज्यादा माल बेचेंगे उतने ज्यादा वारंटी क्लेम्स भी आएंगे, लेकिन एडमिन स्टाफ की सैलरी को आप कैसे कनेक्ट करोगे विद द रेवेन्यू, राइट? तो ऐसे खर्चे जो कि रेवेन्यू से कनेक्टेड नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट, राइट? एक्सपेंसेस है ना? नॉट ऑल एक्सपेंसेस टाइड टू रेवेन्यू जनरेशन एंड दिस एक्सपेंसेस आर नोन एज क्या? पीरियड कॉस्ट। क्या हम पीरियड कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे और आगे जाकर एक्सपेंसेस में शो करेंगे? आगे जाकर यानी आने वाले सालों में एक्सपेंसेस में शो करेंगे, या पीरियड कॉस्ट को तो जब हुई तभी एक्सपेंसेस में शो कर देंगे? जब हुई तभी एक्सपेंसेस में, क्योंकि मैचिंग करेंगे कैसे? सो पीरियड कॉस्ट आर एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। क्या क्लियर है? ओके। अब दोस्तों दो तरह की अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, एक होती एग्रेसिव और एक होती कंजर्वेटिव। अपने सामान्य ज्ञान से बताना कि वो कंपनी जो कि 6,000 रुपीस का उन्होंने खर्चा करा और उन्होंने 6,000 फुल एक्सपेंस को उन्होंने कहां पर शो कर दिया? फुल अमाउंट को उन्होंने कहां शो कर दिया? एक्सपेंसेस में शो कर दिया। ऐसी कंपनी को हम एग्रेसिव कहेंगे या फिर कंजर्वेटिव कहेंगे? एग्रेसिव कहेंगे, ठीक है। दूसरी कंपनी जो कि उस 6,000 को खर्चे में शो नहीं कर रही है, उसको हम एसेट में शो कर रहे हैं और धीरे धीरे हर साल 1200 उसमें से बाहर निकाल रहे हैं और कहां भेज रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट में भेज रहे हैं। ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे? एग्रेसिव या कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव, ठीक है। दोस्तों आपके दोनों ही जवाब गलत है। ये जो अभी जो हो रहा है ना वो एग्रेसिव है। नहीं, एक मिनट, आपने क्या बोला था? अगर फुल 6,000 रुपीज इनकम स्टेटमेंट में भेज दें तो आपका क्या कहना था? ये क्या है? ये एग्रेसिव है। ओ, ये एग्रेसिव है। और ये जो धीरे धीरे करके भेज रहे हैं इसको आप क्या बोल रहे हो? कंजर्वेटिव बोल रहे हो। और इसको आप एग्रेसिव बोल रहे हो। इसका ठीक उल्टा है। वो जो धीरे धीरे करके भेज रहे हैं ना उसको एग्रेसिव बोलते हैं, और जो वन शॉट पे भेज दिया ना उसको पता है क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव बोलते हैं। मैं आपको रूल बताता हूँ कि किसको एग्रेसिव बोलते हैं किसको कंजर्वेटिव क्योंकि आगे 3 4 5 चैप्टर्स में और आने वाला है। कंजर्वेटिव यानी हर वो कंपनी जो इनकम लेट से लेट रिकॉग्नाइज करती लेकिन खर्चे पहले रिकॉग्नाइज कर लेती, ऐसी कंपनी क्या कहलाती? कंजर्वेटिव। एक कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल ही क्या कहता है आप बताओ चलो? कि इनकम हो तो पहले लिख या इनकम हो तो होने के बाद लिख। कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप लेट्स बी कंजर्वेटिव, डोंट बी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स बी कंजर्वेटिव। और इनकम पहले से खुशी मत बनाओ, हो जाए तो फिर आप खुशी बनाना, यानी इनकम जल्दी रिकॉग्नाइज करो या इनकम लेट करो, इनकम लेट रिकॉग्नाइज करो। लेकिन अगर खर्चा लगता है आपको कि यार हो सकता है, भले ही हो या नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है, तो आप उसको आज ही लिख दो। ऐसी कंपनीज क्या कहलाती? कंजर्वेटिव। तो यहां खर्चा जल्दी कहां लिखा जा रहा है? यहां लिखा जा रहा है ना, तो इस कंपनी को एग्रेसिव थोड़ी ना कहेंगे, इस कंपनी को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव। और इस कंपनी को क्या कहेंगे? एग्रेसिव, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना, ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन रहता है। द बेसिक रूल इज कि कंजर्वेटिव कंपनीज क्या करेंगी? रेवेन्यू लेट रिकॉग्नाइज करेंगी, एक्सपेंसेस जल्दी रिकॉग्नाइज करेंगे। और एग्रेसिव कंपनीज ठीक उसका उल्टा करेंगी, इनकम पहले रिकॉग्नाइज कर लेंगी, ये बोले हो गई हो गई हो गई, इनकम तो हो गई, आई जाएगी। और खर्चा, अरे अभी रुको रुको, होने दो होने दो होने दो, उसके बाद देखेंगे, राइट? ये कहलाती है एग्रेसिव कंपनीज, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इन्फोसिस के ऊपर टैग लगाया हुआ है कि इन्फोसिस का मैनेजमेंट इज वेरी कंजर्वेटिव। और इन्फोसिस का मैनेजमेंट इज वेरी कंजर्वेटिव का मतलब है कि उनकी सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज ऐसी है जो कंजर्वेटिव को 100% फॉलो करती है। यानी इनकम वो तब तक नहीं मानते जब तक सही में हो नहीं जाती, पर खर्चा अगर उनको लगता तो पहले ही प्रीलोड कर देते हैं। इज दैट? तो वैसे ऐसी कंपनीज का मैनेजमेंट ज्यादा रिलायबल होता है, ऐसी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आप ज्यादा ट्रस्ट प्लेस कर सकते हो क्योंकि वो कंजर्वेटिव्स के प्रिंसिपल पर बने हुए, मतलब उसके अंदर कुछ भी झूठ फरेब है या सब कुछ सच है, 100% खरा सोना है ऐसी कंपनी जो कि कंजर्वेटिव्स का प्रिंसिपल फॉलो करती है, राइट? लेकिन वो कंपनीज जो इनकम हुई नहीं और उसके पहले ही सेलिब्रेट कर लेती है और खर्चे को लेट पुश करती चली जाती है, हम उसके इनकम स्टेटमेंट पर ज्यादा रिलाय
नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी इनकम स्टेटमेंट खर्चा है तो सही, पर बता रही है आगे धकेल रही है। तो हम तो आज उसका इनकम स्टेटमेंट देखकर बोल रहे हैं यार अच्छा कमा रहे, यार अच्छा कमा रहे, वो खर्चे ही उसने चार्ज नहीं करे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन अकाउंटिंग पॉलिसी दैट रिकॉग्नाइजेस एक्सपेंसेस कैसा, लेटर, उसको क्या बोलेंगे, एग्रेसिव। अगर आप एक्सपेंसेस अर्लियर रिकॉग्नाइज करते हो उसे क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव। दोस्तों बताइए एक्सपेंसिंग और कैपिटलाइजेशन दोनों में से कंजर्वेटिव कौन है। एक्सपेंसिंग इज कंजर्वेटिव एंड कैपिटलाइजेशन इज एग्रेसिव। इज दैट, क्योंकि आप कैपिटलाइज करते हो तो आप खर्चा शो ही नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे आगे शो करोगे, यानी आप खर्चों को आगे धकेल रहे हो। लेकिन अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो तो आप खर्चा सारा आज ही डाल दे रहे हो, यानी यू आर कंजर्वेटिव। सो एक्सपेंसिंग इज मोर कंजर्वेटिव देन कैपिटलाइजेशन। ठीक है, एक्सपेंसिंग इज कंजर्वेटिव देन कैपिटलाइजेशन। बात आ गई दोस्तों समझ में। ठीक है, चलिए अब इसके आगे ना मुझे आपको इन्वेंट्री का एक एग्जांपल देना, और ये काफी लेंदी एग्जांपल है दोस्तों, मतलब ये बहुत आगे तक जाएगा, और इसमें मैं आपको काफी सारी चीजें उसी एग्जांपल में समझाऊंगा, है ना, ये वाला एग्जांपल है। तो इसको जानने के लिए मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना है।